हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे पहली बार अकाउंट्स की क्लास में इंटरेक्ट हो रहा हूँ। लास्ट टाइम जो है आपने एडमिशन ऑफ द पार्टनर जो है चैप्टर रिव्यू किया था। दिस टाइम वी आर टेकिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। दिस इज चैप्टर नंबर 4 एज पर एनसीईआरटी एंड वी आर टेकिंग दिस चैप्टर इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आपको पता है कि दे आर 4-5 चैप्टर्स। अगर हमको चैप्टर ना बोले या टॉपिक बोले, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, change in PSR. Technically, we need to talk about with respect to change in PSR onwards. Change in PSR, admission of the partner, retirement of the partner, death of the partner. ये सारे चैप्टर्स बच्चों इंटर रिलेटेड है। ये चैप्टर्स जो है एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आप लोगों को पता होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वी आई एम टॉकिंग अबाउट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपका चेंज इन PSR आता है, इसमें आपका एडमिशन ऑफ द पार्टनर आता है, रिटायरमेंट एंड फाइनली डेथ ऑफ द पार्टनर। ये सारे चैप्टर्स आपके इंटर रिलेटेड है बच्चों, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो है एक ही कॉन्टेस्ट से रिलेटेड है। अगर आप लोग समझ पाओ तो जैसे कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ अदर रिजर्व, प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, बेसिक प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, बेसिक प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, बेसिक कैपिटल एडजस्टमेंट्स। 50% ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल दीज चैप्टर्स। तो ये चैप्टर्स तो मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूँ कि बच्चों एक पढ़ लो ढंग से, बाकी तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि 50 to 70% ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, पैरेलल फॉर्म में चल रहे हैं। एक ढंग से पढ़ लो, बाकी तो रिकैप्चुलेशन ऑफ द सिलेबस है और कुछ भी नहीं है। तो बड़ा अच्छा है कि भाई एडमिशन भी आपके बोर्ड के पेपर में आता है, रिटायरमेंट भी आता है, डेथ भी आता है, ये सारे चैप्टर्स आपके आते हैं और ये सब इंटर रिलेटेड है। और जो आज की डेट में बच्चों अकाउंट्स का पेपर है ना, उसमें से याद रखना कोई भी चैप्टर स्केप नहीं होता है। सीबीएसई कहती है कि एक भी चैप्टर हम छोड़ेंगे नहीं, हर चैप्टर की वेटेज है। तो रिटायरमेंट की भी वेटेज है, एडमिशन की भी वेटेज है, डेथ की भी वेटेज है, तो सब करके जाना पड़ेगा बच्चों आपको। फिर भी डेथ ऑफ द पार्टनर से बच्चों को पता नहीं क्यों ज्यादा डर लगता है, जबकि डेथ ऑफ द पार्टनर शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ चैप्टर भी बहुत यूज होता है। तो वन बाय वन हम दोनों चैप्टर्स आज कवर करेंगे आपके। तो वी हैव डिवाइडेड द होल क्लास इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज रिटायरमेंट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड द सेकंड पार्ट इज डेथ ऑफ द पार्टनर। एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नियर बाय 20 क्वेश्चंस बच्चों। और ये जो क्लास है इंटरेक्टिव होने वाली है, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आई विल गिव यू द क्वेश्चन, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, पैरामीटर्स आल्सो विल बी डिस्कस, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी विल टेकिंग वन बाय वन। तो ये पैरामीटर होगा। तो वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ जो मैंने आपको स्टार्ट किया था आज की क्लास में, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑल्टरनेट नेम भी है बच्चों, बहुत बार बोर्ड के पेपर में आया थ्योरी में। याद रखिएगा अकाउंट्स का पेपर बिना थ्योरी के नहीं पढ़ा जाता, ठीक है जी। तो थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है आजकल, सीबीएसई में भी है और सीबीएसई के बाद भी एक आपको पता है CUET, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो थ्योरी प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द कैंडिडेट फॉर द गुड कॉलेजेस। तो बच्चों जब पढ़ो तो याद रखना प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को भी अपना कवर करना है। तो क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑल्टरनेट नेम क्या है? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट नेम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? अगर बता सकते हैं तो प्लीज हमें टेक्स्ट करिए, ठीक है जी। ओके, तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसका ऑल्टरनेट नेम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला मैंने, फर्म आ जाएगा तो वो अलग चैप्टर है, आपका लास्ट चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप है। द फर्म इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व। Dissolution of partnership. Partnership means agreement. The agreement is going to be dissolved because of reconstitution of the partnership firm due to admission of the partner, retirement of the partner, death of the partner, as well as change in PSR. तो बच्चों चेंज इन PSR आपने पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया, पढ़ तो आपने सारा सिलेबस रखा है, हम तो केवल रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं। तो जो आज की क्लास है उस पर फोकस हमारा रिटायरमेंट और डेथ का है। नाउ वी आर टेकिंग वन बाय वन। अगर आप में से कोई बच्चा न्यू स्टूडेंट है, पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहा है, आपको नहीं पता है कि प्रॉपरली कैसे क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप जो है ये हमने आपको लिंक शेयर किया हुआ है careerlauncher.com बोर्ड हेल्पलाइन, इस पे जाके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यू विल बी गेटिंग द मेल एट योर ईमेल आईडी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है फ्यूचर की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
एज वेल एज जो हमारी हेल्पलाइन है वी हैव आवर वेबसाइट aspiration.ai। इस पे जाके आपको जो पुरानी सारी वीडियोस जितनी भी क्लासेस हमारी हुई है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बोर्ड हेल्पलाइन एंड मैनी असाइनमेंट्स आर आल्सो देयर। सब चीज़ें जो है आप एक्सेस कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपका यूजर नेम है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज अ यूजर नेम। आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको ये सारी ऑप्शंस आएगी एंड यू विल एक्सेस द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। अगर आपको वीडियोस देखनी है, ये सब लिंक्स है जो आपकी क्लासेस हो चुकी है या होने वाली है, इन सारी क्लासेस का भी आपको एक्सेस, पास्ट क्लासेस एज वेल एज फ्यूचर ऑनगोइंग क्लासेस, सारा आपको लिंक मिल जाएगा। स्टिल अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम में जाके हमारा जो एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव द फैकल्टीज हियर इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आपकी जो भी क्वेरीज होगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वी कैन सॉर्ट आउट अकॉर्डिंगली एंड वी आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। नाउ आई कम ऑन द टॉपिक। बच्चों जैसा कि आपको पता ही ये ऑनलाइन क्लास है, तो रूल्स भी है, रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और हर क्लास का एक डिसिप्लिन डेकोरम होता है। तो रूल्स क्या है, बड़ा सिंपल है। पहला तो यही रूल है कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपने यूट्यूब जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वहाँ पे अपने कमेंट्स में जाइए, अपनी क्वेरीज पोस्ट करिए। दैट क्वेरी विल बी टेकिंग इंडिविजुअली वन बाय वन। जो भी जिसकी क्वेरी आएगी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे। अगर कोई बच्चे की क्वेरी रह जाती है, नो नीड टू वरी, आप टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हो, जो आपका ग्रुप है अकाउंट्स बीएसटी का, उसमें भी हम आपकी क्वेरी को बहुत जल्दी हैंडल करेंगे और आपको आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है आप टेक्स्ट करिए टेलीग्राम में, जो भी उसका रेमेडी होगा विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन। लास्ट बच्चों, एक क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो क्लास का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको अपना डेकोरम बनाए रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है, क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट, साथ साथ टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रख के वी आर मूविंग ऑन फर्दर। तो बच्चों जो आज की क्लास है उसका मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस बेस पे मैंने आपको आज की क्लास स्टार्ट करी है वो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी अकाउंट्स के जो मेन टॉपिक्स है वो सब कवर हो जाए, जो बोर्ड्स में आते रहे या आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे मिस्टेक्स की हो जाती है बच्चों से, हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक्स, हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्वेश्चंस को कैसे आसानी से अटेम्प्ट करना है, ये सब चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे। ये आपका अकाउंट्स का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर डिजाइन करने का पैटर्न है, सेम एज बीएसटी कि 55% जो है आपका किसमें आता है बच्चों, 55% आपका रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग में आता है, इजीएस्ट क्वेश्चंस में आता है, और लगभग 45% जो आपका वेटेज है डिफिकल्ट और एवरेज और अबव एवरेज क्वेश्चंस में आता है, जिसमें टेक्निकलिटी ऑफ क्वेश्चंस भी होती है। वैसे तो जो बेसिक क्राइटेरिया 50% ईजी, 50% 15% ईजी, 15% डिफिकल्ट, रिमेनिंग 70% एवरेज होता है। बट ये जो है एप्लीकेशन बेस की बात हो रही है, एनालिसिस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 45% आपका पेपर कवर होता है। तो जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं इसी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अब नाउ द पॉइंट इज, अकाउंट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 1 मार्क के बच्चों 20 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 6, 4 मार्क्स के 3, 6 मार्क्स के 5, ओवरऑल 34 क्वेश्चन है। और आपके पास 3 आवर्स है बच्चों। आपको एक बात और बता देता हूँ बच्चों, जो याद रखनी है कि सारे सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथ, इंक्लूडिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सबसे लेंथी पेपर जो माना जाता है अकाउंट्स का माना जाता है। आपको 3 hours 15 minutes मिलते हैं इंक्लूडिंग 50 minutes रीडिंग टाइम, तब भी टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्ले करता है रोल यहाँ पे। इसलिए सीबीएसई ने थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच भी रखी है। आपको लिमिटेड फॉर्मेट भी सीबीएसई बना के दे रही है, जिससे आपका फॉर्मेट मेकिंग में टाइम सेव हो सके। उसके बाद भी बच्चों का पेपर छूट जाता है, रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अटेम्पटेशन। तो ये सब लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर ये सब चीजें क्लियर होगी तो पेपर अटेम्पटेशन भी आपका सिस्टमेटिकली होगा। तो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्कोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड मार्क्स, पर्टिकुलरली इन अकाउंट्स। सारे पेपर में टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, अकाउंट्स में मिसमैनेज होता है। तो अकाउंट्स को हैंडल विद केयर। अब वैसे भी लास्ट पेपर है इस बार का, ईयर एंड में आ रहा है अकाउंटिंग ईयर के, और अकाउंट्स का ही पेपर है, तो हैंडल विद केयर। मिसमैनेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने उस हिसाब से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस है बच्चों, रिटायरमेंट डेथ का। आप लोगों को पता ही है क्या क्या सिलेबस में है। एक चीज है जो बताने वाली है मुझे आपको रिटायरमेंट डेथ के अंदर, जो मेन है, क्योंकि कई साल से वो कटी हुई भी थी। जो ये डेथ ऑफ द पार्टनर का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट।
इसके अलावा एक चीज और है जो यहाँ पे ऐड होनी है, जो स्लाइड में आ नहीं पाई, मैंने बाद में ऑब्जर्व भी किया था कि ये रह गई है, मैं आपको इसलिए वर्बली बता रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर डेट ऑफ डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर एक पार्टनर डेथ हो जाती है, उसके मरने के बाद नई फर्म की आपको बैलेंस शीट भी बनाने को आ सकती है, जो लास्ट ईयर तक सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि 2-3 सालों से कोविड का डिसइफेक्ट था। सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस करा हुआ था। इस साल पूरा डेप्रिसिएशन का, सॉरी, डेथ ऑफ द पार्टनर का चैप्टर जो है इंक्लूड है। इसमें न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी बनाने को आ सकती है, इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो याद रखिएगा। तो ये स्लाइड मैंने वहीं से ली है, बट वहाँ पे थोड़ा मिस मैनेज हुआ हुआ है सीबीएसई के जो करिकुलम है, तो इसलिए वो यहाँ पे लाइन स्केप हो गई है, बट आई एम टेलिंग यू दैट्स वाई कि balance sheet of the new firm is also included. Not only you need to calculate new partners, sorry, deceased partners capital amount. You need to prepare deceased partner executor account. You need to prepare also revaluation account, capital account, as well as balance sheet of the new firm, even in case of death of the partner. तो ये सारी बात याद रखना, ये इस साल के लिए एक है, क्योंकि आपको पता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो हो सकता है 6 मार्क्स में डेथ का क्वेश्चन आ जाए, जिसके अंदर नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। और आप लास्ट 6-7 ईयर्स के पेपर ऑब्जर्व करोगे तो 2 बार ऐसे पेपर है बोर्ड के जिसमें डेथ ऑफ द पार्टनर 8 मार्क्स में आया हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले तक ये अकाउंट्स के पेपर में 8 मार्क्स क्वेश्चंस भी आते थे, जो अब हट गए, 6 मार्क्स तक रह गए। तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि डेथ में न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी बनाने को आ सकती है। ऑलमोस्ट सेम है रिटायरमेंट जैसी, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। नाउ भाई वही बात है कि आपका जो मैंने मेंशन करा है, देखो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया वो पॉइंट, ये रेड मार्क से मैंने करा है कि यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, जो इस बार हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि भाई नई फर्म की बैलेंस शीट बनाने को आ सकती है, इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है दिस ईयर इन द करिकुलम, जो लास्ट ईयर नहीं थी। नाउ ये मेरा सजेशन है बच्चों कि जो एनसीईआरटी है हमारे लिए छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम मतलब बच्चे जो है एनसीईआरटी देखते ही नहीं है, पता नहीं अकाउंट्स में उनको एनसीईआरटी क्यों पसंद नहीं आती। तो मैंने कई बार एनसीईआरटी वालों को लिखा भी है कि सर इसे कलरफुल कर दो, हमारे बच्चों को पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट बुक अच्छी क्यों नहीं लगती। देखा होगा ना अकाउंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में एनसीईआरटी, कभी किसी बच्चे ने ऑब्जर्व करो, तो मैं उनको बोलता हूँ कलरफुल कर दो सर। रीजन, हमारे बच्चों को एनसीईआरटी हाथ लगाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो प्राइवेट ऑथर्स की बुक फॉलो कर लेते हैं। इसलिए पेपर सेटर्स अपना रोल प्ले कर जाते हैं, वो एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी में से थ्योरी क्वेश्चंस वो ले लेते हैं, और फिर बच्चे कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को लूज कर जाते हैं। तो एनसीईआरटी प्लेज छुपा रुस्तम role in setting up the accounts paper and marking also. So please don't neglect NCERT. NCERT के questions, at least illustrations, theories, उनको बहुत thoroughly करो। 1 mark questions also you need to do accordingly. Otherwise आपको problem होगी। तो यहाँ पर एक लाइन, लास्ट लाइन जो मैं मंत्र है, सक्सेस मंत्रा, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन अकाउंट्स, एनसीईआरटी का साथ अकाउंट्स में होगा सबका विकास। नाउ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, मल्टीपल चॉइस, सीक्वेंस, फैक्ट बेस्ड, मैचिंग बेस्ड, असर्शन बेस्ड, न्यूमेरिकल्स। असर्शन बेस्ड भी एनसीईआरटी में है, सॉरी, असर्शन बेस्ड भी सीबीएसई के करिकुलम में है इन दिस सब्जेक्ट। अगर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर देखोगे उसमें असर्शन बेस्ड गिवन है, स्टेटमेंट दे देंगे दो, दोनों इंटर रिलेटेड होगी, एक कॉज होगा एक कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको टैकल करना है। तो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आज की क्लास में, डोंट वरी। हमारा मंत्र क्या है? T20 मैच, 2020 खेलना है, ठीक है जी। 2020 मैच नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा वेदर खराब है तो 10 ओवर इधर होंगे 10 ओवर उधर होंगे, खाली 10 ओवर्स का मैच है, टोटली 20 मैच है। इसे मैंने 2020 नहीं लिखा है, T20। 10 क्वेश्चन फॉर रिटायरमेंट, 10 क्वेश्चन फॉर डेथ, क्योंकि हमें आज की क्लास में दोनों टॉपिक लेने हैं, इसे हम 10-10 क्वेश्चन दोनों को कवर करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके पूरे चैप्टर को रिकैप्चुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज बी डिसिप्लिन एंड प्लीज बी अटेंटिव। आई कैन एश्योर यू आपको बहुत हेल्प होने वाली है, पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा। फिर देन क्या क्या मिस्टेक्स होती है बच्चों से, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि रीड द होल क्वेश्चन। अगर आप बिना क्वेश्चन पूरा रीड कर अटेम्प्ट करते हो तो कमिटिंग एकेडमिक सुसाइड वाली बात है बच्चों। आपको प्रॉपर पूरा क्वेश्चन रीड करना है। जब तक अकाउंट से पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। पार्शियल रीडिंग करके अप्लाई करना, दैट मीन्स कमिटिंग सुसाइड इन एकेडमिक्स। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं हार्ड हार्टेड वर्ड बोल रहा हूँ, बट क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है। तो पूरा रीड करना है, पूरा रीड करने के बाद ही अटेम्प्ट करना है,
नहीं तो पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर दोगे। कई बार होता है सीबीएसई क्या करती है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर दे देती है और बच्चे के माइंड में वही चल रहा होता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन जो भी प्राइवेट ऑथर्स की बुक्स हैं कि भाई ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। पढ़ते ही नहीं है बच्चे अकाउंट्स, लिखा है नीचे कई क्वेश्चन में ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, पढ़ा ही नहीं, यूजलेस इन्फॉर्मेशन। बच्चा कह रहा है आई विल डिसाइड क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सब पढ़ना है। पहले ये चेक करना है साल कब शुरू हो रहा है और साल कब खत्म हो रहा है। सबसे पहला काम तो यही है। बेसिक चीजें होती है पार्टनरशिप में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में पढ़ने के लिए। ईयर का देखो, चेक करो कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। ओल्ड रेशियो देखो, न्यू रेशियो देखो, देखो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सिंपल सिचुएशन है या टेक्निकल है। जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका ओल्ड और न्यू रेशियो सेम है या अलग है। ये सब बातें ध्यान में रखने वाली होती है जो हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क के होते हैं। कटिंग अवॉइड करनी है, कटिंग नहीं करनी है। अगर हो गई तो पैनिक नहीं होना। कई लोग कटिंग हो जाती है ना, कटिंग को पता नहीं वो सीरियल कटिंग में ले आते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना सीरियल किलर होते हैं, कट 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 कट। तो बच्चे ऐसे लग जाते हैं, गलती हो गई ऐसे लग जाते हैं, गलती 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 गलती। उससे गलती हट नहीं जाएगी और ज्यादा आपका आंसर शीट जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर बाई चांस आपसे मिस्टेक हो गई है जो नहीं करनी फिर भी हो गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल लाइन कैसे कर दो, ठीक है जी, और पीटीओ डाल दो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। उसके ऊपर ओवरराइड करने की बार बार जरूरत नहीं है, कटिंग नहीं करनी। पहली बात करनी नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आप प्रैक्टिस से जाओगे, प्रॉपर ये सैंपल पेपर सॉल्व करके जाओगे तो कटिंग होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और आपको मैं शॉर्टेस्ट रूट बताऊं कटिंग ना हो, तो जो प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के पेपर्स है इंक्लूडिंग सीबीएसई कंपार्टमेंट पेपर्स, सीबीएसई सैंपल पेपर, उनको जरूर करके जाना। आई कैन एश्योर यू 70 to 75 मार्क्स आउट ऑफ 80 आसानी से आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट्स में बच्चों स्टेप बाय मार्किंग होती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज। अगर आप शॉर्टेस्ट रूट अपनाओगे तो भैया मार्क्स कट जाएंगे। अकाउंट्स लॉन्ग रूट वाला सब्जेक्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में 4 स्टेप्स है तो आपको 4 के 4 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जहां फार्मूला लिखना है वहां फार्मूला लिखोगे, जहां आपको फार्मूले को अटेम्प्ट करना है कि ये फिगर न्यूमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, हर चीज के मार्क्स हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। कभी अपने आप में कंप्यूटर या कैलकुलेटर बन जाओ, सारी चीजें दिमाग में सॉल्व कर लो। सब चीजें कागज पे उतारनी है ऑन पेपर, तभी मार्क्स मिलेंगे। दिमाग में सब कुछ नहीं करना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टेप मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आते हैं बट पूरा अटेम्प्टेशन नहीं शो करते आंसर राइटिंग में, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं एंड दे हार्डली स्कोर 75-76 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो ये याद रखना कि कोई भी स्टेप छूट ना जाए। चलिए, अब क्योंकि मैंने बताया कि हमने पूरी क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है बच्चों। द पार्ट 1 वी आर टेकिंग व्हाट, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो पार्ट 2 हमारा डेथ है, पार्ट 1 रिटायरमेंट है। और दोनों ही किस कॉन्टेस्ट के अंडर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। याद है ना बच्चों, अभी मैंने बताया था क्या बोला है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और यू मे से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ वेटेज, अगर बच्चों अगर हम इस वेटेज को ऑब्जर्व करें कि रिटायरमेंट की क्या वेटेज है, डेथ की क्या वेटेज है। बच्चों एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी चैप्टर की वेटेज फिक्स नहीं है। ये जो आपको स्क्रीन पर वेटेज दिख रही है, ये वेटेज एज पर सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2022-23। जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि रिटायरमेंट की वेटेज कितनी है, 6 मार्क्स। डेथ की वेटेज कितनी है, 9 मार्क्स। रिटायरमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेथ का 9 मार्क्स का है। तो अगर आप दोनों का टोटल करो तो भैया 15 मार्क्स हो गया बच्चों। 15 मार्क्स आउट ऑफ 18 मार्क्स, नियर टू 20%। बट मेरा फिर भी मानना है कि दोनों की वेटेड 10 to 15-16 मार्क्स तो होगी। ऑन एवरेज रिटायरमेंट डेथ 10 नंबर तो कवर करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि पूरा जो पार्टनरशिप है वही 35 मार्क्स का है। तो उसके अकॉर्डिंग हैवी वेटेड चैप्टर है। ढंग से करोगे दोनों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। एक तो कंफर्म है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों में से एक 6 मार्क्स का तो पक्का आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। चलिए, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और जो हमारी क्लास है वो 2 साइड है, 1 साइड नहीं है। मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं, ये हमारी क्लास रिवीजन की है, हेल्पलाइन है। मतलब आप अटेम्प्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो प्लीज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, देयर आफ्टर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू नीड टू रिप्लाई थ्रू टेक्स्ट मैसेज। और उसके बाद फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। टाइम थोड़ा मैं आपको शॉर्ट स्पेन में ही दे पाऊंगा, तो बी फास्ट, समझिए।
ईना मीना डीका, ये 3 पार्टनर है, ईना मीना डीका। हमारा जो है एक भाई बहुत पुराना सॉन्ग भी है ईना मीना डीका, ठीक है जी। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर आर 3 पार्टनर्स, ईना मीना डीका, दाई डामा निका, याद है ना, पुराना सॉन्ग है। चलिए, तो ईना मीना डीका 3 पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ईना मीना डीका, थोड़ी स्क्रीन हिल गई थी बच्चों। ईना मीना डीका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ईना रिटायर्स एंड हर 40% share. Ina retires. Her 40% share is taken by Meena, remaining by Meena and Dika equally. अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ईना मीना 3 पार्टनर है, उनके बीच की रेशियो है 2:2:1। ईना रिटायर हो रही है, उसका शेयर 40% इज टेकन बाय मीना। 40% ऑफ ईना शेयर इज टेकन बाय मीना। रिमेनिंग जो बचा, कितना बचा बच्चों, 100 में से 40% मीना ने ले लिया, तो बचा कितना, 60%, वो मीना और डीका ने इक्वली ले लिया। Thereafter, Meena and Dika will share future profit in the ratio of dash dash dash. This is 1 mark question. अब इस क्वेश्चन को या तो आप बहुत टेक्निकल करो, पूरा सॉल्व करके करो, या थोड़ा सा बच्चों 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टेस्ट टेक्निक अपनाई होनी चाहिए, टाइम सेव अप्रोच होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन को इंटेलेक्चुअली रीड करो, 40% ले लिया मीना ने, बचा रिमेनिंग 60%, उसको भी आधा आधा ले लिया मीना और डीका ने। तो मीना ने टोटल कितना शेयर लिया बच्चों, 70%। 70% शेयर ईना का किसने ले लिया, मीना ने, और 30% किसने ले लिया, डीका ने। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बच्चों, नियर बाय 20 to 30 सेकेंड्स, कोशिश करिए, फिर मैं आपको इससे डिस्कस करता हूँ हाउ टू डू दिस। इसका जो आंसर आ रहा है 17.8 आ रहा है बच्चों, ठीक है जी, आपको ऑब्जर्व हो ही रहा है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है ये, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो 40% शेयर कौन ले रहा है बच्चों, मीना ले रही है, 30% मीना और डी का दोनों ले रही है। तो ईना शेयर कितना है बच्चों, ईना का शेयर है 2/5। 2/5 का 70%, 70% मतलब 7/10 और 70/100, दैट इज 7/10। ये कौन ले रहा है उसका शेयर, मीना ले रही है, तो दिस इज कॉल्ड मीनाज गेनिंग शेयर। तो मीनाज गेनिंग शेयर कितना आ गया, 14/50। और उसके बाद 2/5 का 30%, दैट इज 3/10, कौन ले रहा है, डी का, और वो आ गया 6/50। तो ये मीना का गेनिंग शेयर है, ये डीका का गेनिंग शेयर है। तो मीना के ओल्ड शेयर में मीना का गेनिंग शेयर ऐड कर दो, डीका के ओल्ड शेयर में डीका का गेनिंग ऐड कर दो। एक बात और बताता हूँ बच्चों, अंदर की बात कोई बता सकता है, मैं आपका 50% टाइम सेव करा सकता हूँ यहाँ पे। बताइए कोई बच्चा अगर बता सकता है तो टेक्स्ट करके, हाउ टू सेव द टाइम। जब भी रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है दोनों का रेशियो निकालो, दोनों का शेयर निकालो, एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। इट्स मैजिक। कैसे आएगा देखो, मैं डीका की बात ही नहीं करता, मैंने मीना पकड़ लिया, मीना पसंद नहीं आ रही, डीका पकड़ लेना, दिस इज योर चॉइस। मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, मीना पसंद आई मीना, डीका पसंद आई डीका, एक पकड़ लो। तो फिलहाल मैंने मीना के बारे में बात करी है, तो मीना ही ले लेते। मीनाज ओल्ड शेयर 2/5, सॉरी, ईनाज शेयर 2/5, 70% इज एक्वायर्ड बाय मीना, तो मीनाज गेनिंग शेयर इज 14/50 एंड मीनाज ओल्ड शेयर इज 2/5। तो मीना के ओल्ड शेयर में मीना का गेनिंग शेयर ऐड कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा, एलसीएम ले लिया आपने, 50 आ गया, 5 को 50 से डिवाइड करा, 10 आ गया, 10 टू जा 20 प्लस 14, आपका आंसर आ गया 34/50। तो बच्चों मीना का शेयर कितना आ गया, 34/50। तो बचा कौन, डी का। आपको पता है कि जो टोटल होता है वो 50 आना चाहिए, बेस से 1 होता है प्रपोर्शन में। तो 50 में से 34 माइनस कर दो, 50 में से 34 माइनस कर दोगे कितना बच गया, 16। तो फाइनली आपकी जो रेशियो आ गई 34:16 आ गई, और दोनों 2 से डिविजिबल है, 17:8 हो गया, एंड फाइनल आंसर इज 17:8। दिस इज अ वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक निकालो, दूसरे की जरूरत नहीं। तो देखने में बड़ा लग रहा है 1 मार्क के लिए, पर एक निकाल लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आई होप आपने करा होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, वाई रिटायर्स। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना, मैंने इजी नहीं लिए, बहुत इजी भी नहीं लिए, और इजी भी नहीं लिए, इजी से ऊपर से लिए। तो मेरे क्वेश्चन ना, वो शिल्पा शेट्टी जी का डायलॉग मुझे याद आता है, एक वो नच बलिए करके आता था शो, सुपर से ऊपर। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो इजी से ऊपर है, जिससे कि आप लोगों का इंटेलेक्चुअल बढ़ पाए। इजी इजी लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिकैप्चुलेशन का टाइम है, तो हमें हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ा मैंने लेवल उन्हीं क्वेश्चंस का लिया है जिनमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेसिफिकली इन न्यूमेरिकल्स। थ्योरी हो सकता है बहुत ईजी हो,
पर वो रिकैप्चुलेशन के लिए रखी है। X Y and Z are partners in a firm. Y retires and his claim including his capital after all adjustments of revaluation profit, reserves, accumulated profit is rupees 2,70,000। दोबारा बढ़ते हैं क्वेश्चन। वाई रिटायर हो रहा है, उसका क्लेम बन रहा है बच्चे 2,70,000 का। उस क्लेम में क्या क्या इंक्लूड है? उसकी कैपिटल इंक्लूड है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इंक्लूड है, रिजर्व्स इंक्लूड है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड है। 2,70,000 रुपए बन रहे हैं। ही इज पेड पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड्स। कैश भी देगी फर्म और काइंड्स भी देगी। एक व्हीकल है 1,90,000 का जो अनरिकॉर्डेड है बुक्स में, अभी रिकॉर्ड नहीं है, प्लस में 1,10,000 रुपए 1,10,000 ऑफ द कैश, दोनों चीज उसको दी जा रही है उसका अकाउंट सेटल करने के लिए। एक तो आपने अनरिकॉर्डेड असेट्स है, मान लो ये एक असेट्स है, ये अनरिकॉर्डेड है, दिस इज मोबाइल फोन, मान लो ये आपका क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट्स है, ठीक है जी, व्हीकल है मान लो ये हमने दे दी रिटायरिंग पार्टनर को, ले जा भाई, कितने की है? 1,90,000 की, साथ में 1,10,000 कैश दे रहे हैं, तो टोटल फर्म उसको कितने का बेनिफिट दे रही है? 3,00,000 रुपीज का बेनिफिट दे रही है। 1,90,000 प्लस 1,10,000, हाउ मच? टोटल बेनिफिट गिवन बाय फर्म दैट इज 3,00,000। और जबकि बन कितना रहा है उसका, ऊपर दे रखा है एडजस्टमेंट्स में, आफ्टर एडजस्टमेंट्स 2,70,000। फर्म इज गिविंग हिम 30,000 एक्स्ट्रा। तो जो फर्म उसको 30,000 एक्स्ट्रा दे रही है, क्यों दे रही है? अब मैं बच्चों को फन पार्ट के लिए बोलता हूँ, क्या फर्म का जमाई है वो? ही इज अ ब्रदर, सन इन लॉ, जो फर्म उसको 30,000 शगुन का दे रही है? नहीं भैया, पार्टनर है, जितना बनता है उतना देगी। बनता कितना है? 3,00,000, ठीक है जी। या बनता कितना है? 2,70,000, और दे कितना रही है फर्म? 3,00,000, तो क्या 30,000 एक्स्ट्रा दे रही है? चलो बूढ़े हो गए हो, रिटायर हो गए, ले जाओ भाई, कोई बात नहीं। या फिर कीप द चेंज थ्योरी है? ऐसा नहीं है, ना फर्म उसको एक्स्ट्रा दे रही है, ना फर्म उसको कम दे रही है। जो 30,000 फर्म दे रही है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल है, क्योंकि ऊपर लाइन में कहीं भी नहीं लिखा आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि गुडविल की एडजस्टमेंट है। तो इसका मतलब जो 30,000 फर्म उसको दे रही है, क्या किस फॉर्म में दे रही है? गुडविल की। एंड दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल इन रिटायरमेंट चैप्टर। और ये बहुत बार बोर्ड के पेपर में है। एक टाइम था एडमिशन में आता था हिडन गुडविल, आजकल रिटायरमेंट का जमाना है, तो रिटायरमेंट में हिडन गुडविल बहुत आ रहा है। तो आपका आंसर आ गया कि फर्म उसको कितना देगी? 30,000 देगी। एक चीज और याद रखनी है बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं और ट्विस्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। कैसे ट्विस्ट करूंगा सुनिएगा फटाफट। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ लिखा है कि वाइज गुडविल विल बी 30,000, आंसर। यहाँ लिख सकता हूँ हाउ मच गुडविल विल बी गिवन बाय एक्स टू वाई, हाउ मच गुडविल विल बी गिवन बाय जेड टू वाई, या शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय जेड टू वाई। तो फिर 30,000 आंसर नहीं आएगा। एक्स कितना देगा वाई को, जेड कितना देगा वाई को, ये भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब गेनिंग शेयर, एक्स का गेनिंग शेयर, एक्स को जितना गेन दे रहा है, जेड को जितना गेन हो रहा है, उस रेशियो में, उस शेयर में वो वाई को देंगे। तो याद रखना, उस कॉन्टेस्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है, और इससे एक स्टेप और ऊपर हो जाएगा। एंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो हैज कम इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो फाइनली बच्चों आंसर कितना आ गया? ₹30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करिएगा आप लोग, अटेम्प्ट करिएगा साइमल्टेनियसली, आप लोग भी करते रहिए, अपना भी देखिए आईक्यू लेवल कि हमसे हो रहे नहीं हो रहे। मेरे को भी ऑब्जर्व करिए, अपना भी करिए, पहले अपना अटेम्प्ट करिए, नहीं हो रहा तो मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको। एक्स वाई एंड जेड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 3:4:1। रेशियो भी ध्यान रखिएगा, एक्स का 3 है, वाई का 4, जेड का 1। एक्स रिटायर हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है पकड़ लो, रीडिंग स्किल्स ऑफ द क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो रिटायर, न्यू पीएसआर वाई और जेड की कितनी आ गई? 1:1। रिटायर कौन हो रहा है? एक्स, एक्स का शेयर कितना था? 3/8, 3/8। वाई और जेड का ड्यू शेयर क्या हो गया? 1:1। ऑन द एक्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 80,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 80,000 है बच्चों। जनरलाइज एंट्री, जब गुडविल फर्म की 80,000 है, आपको पता है जब एक पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो क्या होता है? उसका गुडविल का शेयर उसको दिया जाता है। ही और शी वुड बी प्रोवाइडेड हिज शेयर ऑफ गुडविल। हु विल गिव? द रिमेनिंग पार्टनर, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, बट not in their new PSR. In what ratio they would be giving? In their gaining ratio. In their gaining ratio they would be given. This is 1 mark question, students. तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है। 1 मार्क का मतलब मैक्सिमम 1 मिनट या हार्डली 2 मिनट, क्योंकि कोई 1 मार्क वाला 30 सेकंड में भी हो जाता है। तो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब गेनिंग रेशियो या तो निकालो, कैसे निकालोगे? गेनिंग शेयर निकाल कर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और यू कैन से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दोनों स्ट्रेटेजी है।
पर अगर आप पे स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आईक्यू लेवल है, बढ़ाकर सोच सकते हो, तो सोचिए ओल्ड रेशियो क्या थी, 3-4-1। 3 किसका है, एक्स का, 4 किसका है, वाई का, जेड का कितना है, 1। तो हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कोई स्ट्रेटेजी छुपी हो। आई एम टेलिंग यू द स्ट्रेटेजी नाउ, प्लीज सी। वाई का शेयर है 4, 4 आउट ऑफ 8, समझ गए, मतलब हाफ शेयर हो गया। 4 आउट ऑफ 8 का मतलब कितना हो गया बच्चों, हाफ शेयर हो गया वाई का, समझ गए जी। तो ओल्ड फॉर्म में वाई का शेयर कितना था, हाफ, और न्यू फॉर्म में भी वाई का शेयर कितना है, हाफ, 1/2। 4/8 is nothing but 1/2. That means Y is a partner who is neither gaining nor sacrificing. His share is same as it is, retaining his old share. तो who is gaining X share? X का जो ये 3 है किसको मिला, Z को मिल गया। ये 3 Z में ऐड कर दोगे तो 4:4 नथिंग बट 1:1। आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब गेन कौन कर रहा है, बिना गेनिंग रेशियो निकाले क्वेश्चन खुद कह रहा है कि Z गेन कर रहा है, X का सारा शेयर Z गेन कर रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वाई डेबिट जेड डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, याद हो तो आपको, वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 गेन कर रहे हैं, दूसरे में भी 2 गेन कर रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। 50-50, याद है बच्चों, केबीसी आता है, अमिताभ बच्चन जी हेल्पलाइन देते हैं 50-50, तो 2 आउट हो गए, 50-50 हो गए, केबीसी हेल्पलाइन हो गई जी। बचा क्या, सी और डी। सी में y2x है और डी में z2x है। और मैंने अभी आपको बोला था भाई तो ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो भाई तो आराम से बैठ के अंकल चिप्स खाएगा। तो हु इज गोइंग टू गेन इन केस ऑफ एक्स रिटायरमेंट, जेड। तो जेड वुड लाइक टू गिव एक्स शेयर ऑफ गुडविल, और एक्स का शेयर कितना है, 3/8। 80,000 का 3/8 कितना होता है बच्चों, दिस इज 30,000। तो 30,000 जो है जेड एक्स को देगा, और आपका जो ऑप्शन आएगा बच्चों क्या आएगा, आपका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, जेड डेबिट टू एक्स। इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है अगर आप समझ पाए तो, ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, केवल रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो नथिंग इज डिफिकल्ट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, 3C थ्योरी आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। नाउ असर्शन, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज कैरिड फॉरवर्ड एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर जब फर्म से जा रहा है, आउटगोइंग का मतलब रिटायरिंग भी होता है, डेथ भी होता है, तो दोनों केस में सूट कर रहा है। अगर एक पार्टनर फर्म से जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, या दुनिया छोड़ के जा रहा है, इज कैरिड फॉरवर्ड एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इन द पोजिशनल स्टेटमेंट। बच्चों बताइए पोजिशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोजिशनल स्टेटमेंट। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पोजिशनल स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों बैलेंस शीट को। तो जो बैलेंस शीट के अंदर, मान लो मैं रिटायर हो रहा हूँ एक फर्म से, तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो बैलेंस शीट ही आता था, तो क्या वो हमारी जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनेगी उसमें मेरा कैपिटल अकाउंट के नेम से आएगा। याद करिए, जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, उसका बैलेंस रिटायरमेंट में कहाँ ट्रांसफर होता है, बाय डिफॉल्ट या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और he or she will be settled immediately, or maybe transferred to bills payable account like that। और अगर डेथ है तो द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, हिज स्पाउस, हिज चिल्ड्रन, हुज एवर लीगल हेयर्स। बट उसका बैलेंस क्लोजिंग नहीं होता। अगर आप लोगों को याद हो, क्लोजिंग केवल किसका होता है, जो कंटिन्यूइंग होते हैं बैलेंस शीट। बाकी जो रिटायरिंग और डेथ है उनका सेटल हो जाता है, या ट्रांसफर टू लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो भैया असर्शन तो बिल्कुल गलत है, असर्शन में तो दम ही नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि दिया हुआ है कि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस होता है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, या उसको इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं। रीजन पढ़ते हैं, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज इधर सेटल्ड और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये तो सही लिखा है, रीजन तो सही है। रीजन सही होने से असर्शन क्या बननी चाहिए थी, अगर असर्शन भी करेक्ट होती कि इस रीजन की वजह से उसका जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होगा, होगा तो लोन अकाउंट के रूप में ट्रांसफर होगा, ना कि कैपिटल के रूप में होगा, ये बनता असर्शन। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते, और रीजन जो होता वो अप्रोप्रिएट होता। पर यहाँ पर क्लियर कट है कि असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट के रूप में नहीं आता। तो जो सी ऑप्शन है आपका वो आंसर आएगा बच्चों, दिस इज व्हाट आंसर इज सी,
A is wrong. A means assertion is wrong and reason is correct. Hoping that आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. द क्वेश्चन नंबर 5, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो फास्ट हो रहा है या आपने बीच में स्केप कर दिया है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको बाद में मिल ही जाएगी हमारी जो साइट है aspiration.ai. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग. सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस as being the steps used in preparation of final accounts of partnership firm when a partner is being retired from the firm and the firm has partially settled his relevant account. Firm has partly settled. दिमाग लगाइए कि एक रिटायर हो रहा है पार्टनर तो क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनेंगे और उसका अकाउंट पार्टली सेटल हो रहा है. कुछ कह रहा है ये लाइन, कुछ दिमाग लगाना है बस. वैसे मुश्किल नहीं है बट फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. पोजिशनल स्टेटमेंट अभी बताया था बच्चों, इसे कहते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट. जल्दी क्विक डू रिप्लाई, टेक्स्ट करिए. जो सही टेक्स्ट करेगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे बाद में, सरप्राइज. तो पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब व्हाट? बैलेंस शीट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बच्चों आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ऑल्टरनेट नेम क्या नेम होता है इसका ऑल्टरनेट इन दिस कॉन्टेस्ट, रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ? दिस इज रिवोल्यूशन अकाउंट. तो जब भी एक फर्म में पार्टनर रिटायर होगा इन कॉन्टेस्ट में पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेंगे आपको पता है, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा क्योंकि कैपिटल से लोन में ट्रांसफर होगा, फिर लोन को पार्टली पे कर रहे हैं, पेमेंट करके उसका बैलेंस आएगा, फिर फाइनली जाके बैलेंस शीट बनेगी. तो ऑर्डर देखो रिवर्स में चल रहा है, नीचे से 1 2 3 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1. आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर इज बी, 4 3 2 1. तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है ऑर्डर का. आपके बोर्ड में भी एक्सपेक्टेड है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन क्योंकि अब सीबीएसई अपने आप को कंपैटिबल कर रही है सीयूटी के कॉन्टेस्ट में. लास्ट ईयर कहानी अलग थी पर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं अपना आईक्यू लेवल अपने सोर्सेज को यूज करके आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई इज डूइंग कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सीयूटी सेटिंग ऑफ द सेटअप पेपर पैटर्न. तो जो सीयूटी का सेटअप पैटर्न है पेपर सेटिंग का वही सीबीएसई भी फॉलो करने जा रही है. ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहेगा जिससे कि सीबीएसई एक रिहर्सल, एक आपका डेमोस्ट्रेशन हो जाए सीयूटी का बिफोर सीयूटी. तो दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है पैरेलल फॉर्म में. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. A and B are partners in a firm with the capital account balance of 50,000, 70,000 and 80,000. On 31st March 2022, A decided to retire. बच्चों डेट ऑब्जर्व करो कब रिटायर हो रहा है? 31st मार्च 2022 रिटायर हो रहा है. ठीक है जी. विद हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड टू ए ऑन हिज रिटायरमेंट. आपको क्या निकालना है? कितना पैसा ए को दोगे आप 31st मार्च को जब वो रिटायर होकर घर जाएगा? जनरल रिजर्व आ रहा है 75,000 इन द बैलेंस शीट, गुडविल है फर्म की 30,000 और रिवॉल्यूशन का गेन कितना आ रहा है बच्चों? 24,000. और रिटायर कौन हो रहा है बच्चों? ए रिटायर हो रहा है. तो ए का कैपिटल कितना है? 50,000. तो क्या क्या मिलता है एक पार्टनर को जब फर्म से रिटायर होता है? उसका कैपिटल, जनरल रिजर्व का शेयर, गुडविल का शेयर, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, अदर रिजर्व का शेयर. और यदि लॉस हो गया तो वो डेबिट हो जाएंगे, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगा. तो प्लस माइनस करके आपको आंसर निकालना है. ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इसमें माइनस वाला कुछ है ही नहीं. तो बच्चों ए का जो है कैपिटल कितना है? 50,000. जनरल रिजर्व 75,000 है. कई बच्चे पूरा जनरल रिजर्व ऐड कर देते हैं. बड़ी सिंपैथी है उनको रिटायरिंग पार्टनर से कि चलो फर्म छोड़ के जा रहा है सारा दे दो, भैया खुश हो जाएंगे. भैया यहाँ कभी खुशी कभी गम नहीं चल रहा. समझ गए जी? जो हिस्सा बनता है काउंटिंग उतना ही दोगे. तो क्योंकि यहाँ रेशियो साइलेंट है, कहीं लिखा है रेशियो? नहीं लिखा, चेक कर लो दोबारा. कहीं लिखा तो नहीं है कि शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल? नहीं दिया हुआ. तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट व्हाट विल बी द रेशियो? रेशियो विल बी इक्वल. तो 7500 चाहो तो अलग अलग कर लो या कंपाउंड करके कर दो. 75,000, 30,000, 24,000. ठीक है जी. तीनों का 1/3 कर दो. अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो 2500, 10,000 और 8,000. इन तीनों को आप ऐड कर दो. 50, 10, 60, 60 और 8, 68, 68 और 2, 70, 70,500. वर्बली आंसर आ गया. इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. कई बच्चे लगे रहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस. प्लीज ऐसे मत करना, इतना मुश्किल नहीं है. केवल विल पावर बढ़ाओ, इच्छा शक्ति बढ़ाओ, सर्टेनली आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा. तो बच्चों क्या आंसर आया आपका? आंसर इज डी, 70,500. वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो.
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, या तो ये या इसका ऑल्टरनेटिव जो अपोजिट है, अंडर वैल्यूड बाय। यहाँ पर आ रहा है ओवर वैल्यूड बाय, अगर आप लोगों को टर्मोलॉजी दिख रही हो, इसका ऑल्टरनेटिव है अंडर वैल्यूड बाय। ठीक है जी, ये दोनों फिक्स्ड है। पेपर सेटर कहते हैं एक तो पूछूंगा, क्योंकि तब भी बच्चे गलती कर जाते हैं। तो पेपर सेटर सर को, जो भी है सर या मैडम, जो भी पेपर सेटर्स है, दे नो वेरी वेल कि वेयर चाइल्ड मेक मिस्टेक्स कॉन्टिन्यूसली, हर बैच जो मिस्टेक्स करता है, नेग्लिजेंस जो मिस्टेक कराती है, तो इसलिए वो ये टॉपिक बार बार पूछ रहे हैं, कई सालों से लगातार पूछ रहे हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ओवर वैल्यूड। अगर यहाँ अमाउंट दिया होता तो क्वेश्चन आसान थोड़ा हो जाता, अमाउंट गिवन नहीं है। और क्या गिवन है? परसेंटेज 33%। 33% इज नथिंग बट 33.33%, राउंड ऑफ करके 33 दे दिया। नहीं तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 33 1/3% और 33.33%, और दे हैव गिवन 33%। लगभग एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है। कई बच्चे तो फिगर इसको देखते ही डर लग जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, पसीने आने लग जाते हैं, ये 33 1/3 कैसे होगा, मुझे तो मैथ ही नहीं आता, मुझे तो परसेंटेज निकालना नहीं आता। बच्चों घबराओ नहीं, अकाउंट्स तो आता है। अकाउंट्स का बंदा मैथमेटिशियन से ज्यादा स्मार्ट होता है अप्लाई करने में, अगर उसे प्रॉपर अकाउंटिंग आती है तो। और यहाँ पे 33 1/3 क्या होता है पता है? मिक्स फ्रैक्शन में 100/3 दैट इज 1/3। 33% इज नथिंग बट 1/3 ऑफ द टोटल। तो तुम्हारी अगर इनकम 30,000 है, उसका 33 1/3% कितना होगा? आंसर इज 10,000। 60 का कितना होगा? 20,000। 90 का कितना होगा? 30,000। तो काय को टेंशन, कुछ भी नहीं है बच्चों। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 2-3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1, बी डिसाइडेड टू रिटायर, रिटायर हो रहे हो जा भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है। मशीनरी गिवन है 40,000, रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड, जो मशीन की वैल्यू है बच्चों ओवर वैल्यू हो गई है। ओवर वैल्यू का मतलब, कई बच्चे कहते हैं सर बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, फ्यूचर सेंटेंस नहीं है, पास्ट है। बढ़ गई, बढ़ा दी गई, गलती से बढ़ा दी गई, ओवर वैल्यूड। इंक्रीज्ड बाय थोड़ी लिखा है कि बढ़ेगी, ओवर वैल्यूड बाय। ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से ज्यादा दिखा दी, गलती से ज्यादा बढ़ा दी। इसका मतलब ये जो 40,000 है, ये ओवर वैल्यूड वैल्यू है। इसमें 33 1/3% ज्यादा है, इसका 1/3 ज्यादा है। तो अगर आप गैस करो, ये चीज एक्स है, उसका 1/3 आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो जो फिगर आ गई 4/3x आ गई। तो 4/3x इज इक्वल टू 40,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? 30,000 आएगी। 3 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 30,000। अगर आपको क्लियर हो पा रहा है, आई होप क्लियर हो भी रहा होगा आपको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। तो मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी मशीन की? 30,000, जो गलती से बढ़ा दी 40,000 पर, 10,000 ज्यादा बढ़ा दी, तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के मैं आपको ये भी पूछ सकता था, रिवॉल्यूशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कितने से डेबिट होगा, कितने से क्रेडिट। तो इसमें परमुटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में। एक क्वेश्चन कंफर्म है 1 मार्क, चाहे वो कॉम्प्रीहेंसिव में आए चाहे 1 मार्कर्स में आए। तो ये टॉपिक हिट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट में लिख लेना, इसके बिना पेपर बनना शायद मुश्किल। तो आंसर इज फाइनली बच्चों 30,000, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ वी आर कमिंग ऑन द कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। इससे पहले बच्चों मैं आपका 1 मिनट और स्पेंड करूंगा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि मेरा पर्पज है आज की क्लास में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराना, क्वेश्चन कराने के साथ साथ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, फटाफट बोलूंगा क्योंकि रिकैप्चुलेट कर रहे हो, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, इन सिंपल वर्ड्स पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, तो व्हाट डू यू रिमेंबर, क्या करते थे हम? वी विल राइट इट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, पुरानी गुडविल को खत्म कर देंगे। और जो प्रेजेंट गुडविल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसे हमें शो नहीं करना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। याद है बच्चों? 26 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिवाइज्ड। जो AS 26 रिवाइज्ड है, वो गुडविल का ट्रीटमेंट बताता है इंटेंजिबल एसेट्स का। और वो कहता है कि एक फर्म अपनी गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए। उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इन चैप्टर्स में गेन कौन करेगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइस कौन करेगा? रिटायरिंग पार्टनर्स। एक्सेप्शन हो सकती है कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, जो हॉट्स क्वेश्चन बन जाता है।
आप सबकी बुक्स में गिवन है। तो फिलहाल गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए, जनरल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। तो जैसा मुझे बताया गया आपकी प्रीवियस क्लासेस में एडमिशन्स की, चेंज इन पीएसआर की में इसके एग्जांपल लिए गए हैं, तो मैं उस टॉपिक को ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी रिवाइज्ड है, तो आई एम डूइंग द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। गुडविल का ट्रीटमेंट वी हैव डिस्कस्ड। और एक अंदर की बात बताऊं, सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा, जो ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर में पड़ा है आपने गुडविल का, वही ट्रीटमेंट रिटायरमेंट डेथ में। एडमिशन में अलग होता है क्योंकि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल नहीं लेकर आ रहा, गुडविल पार्टली ला रहा है, पार्टली नहीं ला रहा, काइंड्स में ला रहा है। रिटायरमेंट डेथ में तो लाने की बात करनी ही नहीं है, ले जाने की बात करनी है। तो जो गुडविल का कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट की जनरल एंट्रीज आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ी है, वही एंट्रीज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिटायरमेंट डेथ में। और डिसोल्यूशन में मजे की बात, गुडविल का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। तो गुडविल इतना बड़ा फोबिया नहीं है, 5 मिनट में पूरा रिकैप्चुलेट हो सकता है, बस इंटरप्रिटेशन क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, वी कम ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, गिन्नी, बिन्नी एंड मिन्नी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो गिवन है 5:2, पकड़ के रखना। बैलेंस शीट किस डेट को गिवन है, 31 मार्च 2021, ये भी पकड़ के रखना क्योंकि ईयर एंड पता होना चाहिए। फिर बैलेंस शीट में कुछ चीजें मार्क कर लेनी चाहिए। क्या क्या मार्क कर लेनी चाहिए, कोई रिजर्व दे रखा है, दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मार्क। इधर आ जाओ, पुरानी गुडविल, मार्क। कैश अकाउंट, मार्क कि कैश या बैंक किससे आगे वो होगा, सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि कैश और बैंक का अकाउंट भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो वो भी ध्यान मार्क कर लेना। और कोई एंट्री, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, कोई और रिजर्व्स नहीं दिया हुआ, ये पकड़ के रख लेना। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो इसका भी कोई रोल हो सकता है, ये भी पकड़ के रख लेना। चलिए, एडजस्टमेंट्स गिवन है बच्चों, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। बेड डेट्स हो गए 5,000 के, 5,000 के बेड डेट्स हो गए। प्रोविजन भी बनेगा नया 10%, आपको पता होगा नया प्रोविजन, न्यू जो आफ्टर बेड डेट्स होते हैं, मतलब गुड डेटर्स, जो टोटल डेटर्स है उसमें से पहले बेड डेट माइनस करो, उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उसका 10% आपको नया प्रोविजन बनाना है। पेटेंट्स, पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, नहीं लिखा होता तो भी राइट ऑफ कर देते। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नई गुडविल कितनी है फर्म की, 54,000, उसको हमें उनकी कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है। और न्यू रेशियो क्या गिवन है, 5:4। कौन रिटायर हो रहा है बच्चों, रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, 3 पार्टनर है और रिटायर हो रहा है गिन्नी। गिन्नी का शेयर कितना है, 5/9, 5/9। तो बचा कौन, बिन्नी और मिन्नी। बिन्नी और मिन्नी की ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2, 1:1। और बिन्नी और मिन्नी की न्यू रेशियो क्या है, 5:4। तो अगर आपको याद हो रिटायरमेंट में सिंपल केस कैसे होता था, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की, तो सिंपल केस है। पर ये सिंपल केस नहीं है, तो आपको बच्चों यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके आप पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तभी गुडविल की एंट्री कर पाएंगे। फिर असेट्स लाइबिलिटीज दे रखी है, इन्वेंट्रीज 1,30,000 हो गई। पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज कितनी थी अगर आप ऑब्जर्व करें, 1,34,000 थी, जो घटकर कितनी रह गई, 1,30,000, 4,000 से घट गई। असेट्स का घटना लॉस होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट में हो जाएगा। मशीनरी 82 हो गई, पुरानी बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी थी बच्चों, मशीनरी 1,00,000 थी, मशीन भी घट गई, ये भी डेबिट हो जाएगा, असेट्स का घटना। उसके बाद आपका फर्नीचर 1,95,000 हो गया, फर्नीचर की नई वैल्यू है 1,95,000, पुरानी वैल्यू कितनी थी 1,80,000। तो पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है, अभी तक नेगेटिव आ रही थी, पॉजिटिव भी आई है, असेट्स बढ़ गया भाई लोग, 1,80,000 से 1,95,000 हो गया, 15,000 बढ़ गया, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद है आपका बिल्डिंग 6,00,000, तो बिल्डिंग कितना था आपका 5,70,000, अगेन पॉजिटिव न्यूज़, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो बिल्डिंग 30,000 से बढ़ गई, चलो बढ़िया हो गया। प्रोविजन भी नेगेटिव था वैसे, ठीक है जी। लाइबिलिटी था 23,000 इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। चेक करिए पुराना वर्कमैन कंपनसेशन कितना था 32, और लाइबिलिटी कितने से हो गई 23, तो 32 में से 23 गए, इतने का रिजर्व यूज हो गया, बचा कितना 9,000, 23, 32 माइनस 23, 9,000 बचा। तो 9,000 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। और यदि ज्यादा हो जाता तो वो रिवैल्यूएशन में आ जाता, लॉस हो जाता। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, 100% प्रॉफिट हो गया। क्या क्या बनाना है, इट वर डिसाइडेड टू पे ऑफ गिन्नी बाय हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। गिन्नी को हम क्या दे रहे हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000। ये इन्वेस्टमेंट आप गिन्नी को दे रहे हो, कितने में दे रहे हो, 28,000 रुपये में,
ठीक है जी। फर्म को 25,000 की चीज 28 में दे रही है गिन्नी को, और रिमेनिंग अमाउंट फर्म उसको कब दे रही है, 2 महीने बाद। ठीक है जी। तो 3,000 का ये भी एक प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 25,000 की चीज जो फर्म में आई थी वो गिन्नी को कितने में दे रही है, 28 में। एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, वो एक अलग गेन हो रहा है, प्लस गिन्नी को वो ज्यादा में दे रही है, वो अलग गेन हो रहा है। दोनों चीज आपको समझनी है साइमल्टेनियसली। क्या क्या बनाना है बच्चों, यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो तीनों चीजें बनाने को नहीं आएगी, दो आएगी। परमुटेशन 1 रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट, परमुटेशन 2 कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। परमुटेशन 3 जो बहुत कम चांस है, रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। चांसेस कम है पर आ सकता है, कोई भी दो आ सकती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है तो पेपर सेटर स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपका सच्चा दोस्त है, आपका टाइम बचा दिया। बट अगर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने को आ गया, या बैलेंस शीट बनाने को आ गया किसी के भी साथ, तो तीनों बनाने पड़ेंगे इनडायरेक्टली। तो जो नहीं पूछा उसको रफ में बना लो, कच्चा पक्का बना लो। समझ गए जी, बस निकाल लो धड़ 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 ऐसे। रिवॉल्यूशन अकाउंट रफ में फटाफट, गलती नहीं करनी। पर रफ का मतलब ये नहीं कटिंग कर दो या मिस्टेक कर दो, रफ का मतलब है कि फटाफट बना लो, टाइम सेव कर लो अपना। तो ये ध्यान रखना कि 6 मार्क्स में अगर पार्टनर्स रिवॉल्यूशन अकाउंट आया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है, तो पेपर सेटर इज स्टूडेंट फ्रेंडली, आपका वो टाइम सेव करा रहा है। अदरवाइज आपका टाइम फिर ज़्यादा लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है। तो प्लीज़ हैंडल विथ केयर। तो बच्चों देखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ बना हुआ है, हमने बेड डेट्स बनाया। आपका बेड डेट्स कितने का था, ये बेड डेट्स इसमें 5,000 का है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% है। तो ये इसके सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पर बेड डेट्स में 5,000 आएगा, और प्रोविजन कितना आएगा यहाँ पे, 10% ऑन डेटर्स। तो अगर आप डेटर्स ऑब्जर्व करेंगे, आपके डेटर्स कितने के, 38,000 के। 38,000। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, ओल्ड प्रोविजन जो है ऑलरेडी माइनस कर दिया बेड डेट में से। तो जो थ्योरी होती है, मैं बच्चों को समझा देता हूँ इन्होंने क्या करा है। ठीक है, सोल्यूशन दो ऑप्शन होते हैं, या तो बेड डेट्स में से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो, या ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट में दिखा दो। तो मैं इसके लिए एक थ्योरी आपको बताता हूँ, शॉर्ट की है बोन, अगर आप लगा सकते हो, BON, बोन। बी फॉर बेड डेट्स प्लस माइनस ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू प्रोविजन। ये थ्योरी लगती है, क्योंकि आपको पता होगा ओल्ड प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, फ्यूचर के बेड डेट्स के लिए बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो वी सो दैट वी नीड टू मेंटेन प्रोविजंस। तो जो ओल्ड प्रोविजन है वो आपको ऑलरेडी कितना मेंटेन्ड है बच्चों, ओल्ड प्रोविजन 2300 मेंटेन्ड है। आप मान के चल रहे थे 2300 रुपये डूब सकते हैं, और बेड डेट कितने हुए, बेड डेट हो गए आपके 5,000। तो 5,000 में से 2300 माइनस हुए, कितने बचे, सोचिए, 2700। तो अगर आप देखोगे तो बेड डेट्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2700। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं दिखाना, मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उनके लिए प्लानिंग भी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 5,000 दिखा दो, और ओल्ड प्रोविजन यहाँ दिखा दो, हाउ मच, 2300। तो आपका ये प्रॉफिट सेम आएगा, हाँ बैलेंस डिफर कर जाएगा, बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, बट आंसर सेम आएगा। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बेड डेट और न्यू प्रोविजन यहाँ दिखा दिया, ओल्ड प्रोविजन यहाँ दिखा दिया। तो इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग यू मे राइट ऑन द क्रेडिट साइड, एंड यू कैन डू अकॉर्डिंगली। तो बेड डेट से ये हो गया। इन्वेंट्रीज घटी थी, मशीनरी घटी थी, वी हैव डिस्कस, फर्नीचर बढ़ा था, बिल्डिंग बढ़ी थी। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट थी अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी बच्चों, 25 की। एक तो फायदा ये हुआ था, 3,000 का पार्टनर्स ने उसको एक्स्ट्रा में ले लिया था, तो इनडायरेक्टली फर्म को कितने का फायदा हो गया, टोटल 28,000 का। देखो 28,000 ही दिखाया हुआ यहाँ पर, और फर्म को प्रॉफिट आ गया 45,000 का। ओल्ड PSR आपकी क्या थी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ओल्ड PSR थी 5:2:2। यही रेशियो के हिसाब से हमने 45,000 को बांट दिया, 5:2:2। इसी रेशियो के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपको पता है ना बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों, नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल। डेबिट साइड क्या आएगा, सारे लॉसेस, क्रेडिट साइड क्या आएगा, सारी इनकम्स। असेट्स का बढ़ना, असेट्स खुद डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेगा। असेट्स का घटना, लॉस, असेट्स खुद क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट। और लायबिलिटी के केस में अपोजिट हो जाएगा, जो प्रॉफिट लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR में बढ़ जाएगा, लाइक दिस। और इनकी कैपिटल में ये क्रेडिट में यहाँ ऐसे पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। नाउ देयर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल ये है, कहाँ दी होती है ओपनिंग कैपिटल बच्चों, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दी होती है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दी होती है।
ओपनिंग कैपिटल जो है बच्चों बैलेंस शीट में दी होती है 4,60,000, 3,00,000, 2,90,000, ठीक है जी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस याद दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, 2,000, 2,000, आपको याद होगा 32,000 में से 23,000 का तो कंपनसेशन हो गया था, बचा कितना था 9,000, 9,000 को हमने 5:2:2 में डिवाइड कर दिया, तो 5,000, 2,000, 2,000 आ गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या करा है बच्चों, गुडविल की एंट्री करी है। गुडविल के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, गेनिंग रेशियो। गुडविल कितनी है फर्म की, प्रेजेंट गुडविल अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों, प्रेजेंट गुडविल ऑफ द फर्म 50,000, गिन्नी का शेयर कितना है 54,000 इंटू 5/9, कितना आ गया 54,000 को 5/9 से डिवाइड करो, 6,000 ये आ गया, 30,000 आ गया, 30,000 को गेनिंग रेशियो में बांट दो, कितना आ गया 18,000, 12,000, मतलब गेनिंग रेशियो अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ पर आ रही है 3:2, 3:2, तो 30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, बिन्नी का 18,000 और मिन्नी का 12,000, तो एंट्री होगी बिन्नीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिन्नीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिन्नी, 18,000, 12,000 एंड 30,000, तो ये गुडविल की एंट्री हो गई। होपिंग दैट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, तीनों पार्टनर्स को मिल गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मैंने बताया था क्रेडिट साइड शिफ्ट हो रहा है, पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो गई बच्चों। फिर गिन्नी की कैपिटल, इसकी क्रॉस एंट्री हो रही है यहाँ पर, जहाँ ये क्रेडिट हो रही है और ये दोनों डेबिट हो रही है। फिर गिन्नी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने 28,000 क्या करा था, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ले लिया था, बाकी बैलेंस उसका लोन में ट्रांसफर हो गया, बाकी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो जो एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था ना, रिटायरिंग पार्टनर का जो क्लोजिंग होता है उसके कैपिटल का बैलेंस आता है, देखो कैपिटल का थोड़ी आ रहा है, किसका आ रहा है, उसके लोन अकाउंट का। तो उसका मैं प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आपको दोबारा समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। तो फिर इसी तरह कैपिटल अकाउंट हो गया। तो जनरली ये क्वेश्चन अगर आपके पास 6 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स आप देखो कैपिटल अकाउंट के, 3 मार्क्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है जी। तो 3-3 का वेटेज है, समटाइम 2.5, 3.5 भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा आइटम्स आती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इसका 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है अगर रिवैल्यूएशन ईजी है तो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इतना कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी फटाफट रीड कर लेते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर आपको बाद में आराम से बैठ के करना हो तो। फिलहाल अभी इसको ऑब्जर्व करते हैं, ओल्ड रेशियो 3:1, 3 पार्टनर है पी क्यू आर, डेट कौन सी है बैलेंस शीट की 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट गिवन है आपको सेम डेट को, रिटायर कौन हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है, तो क्यू का कैपिटल कितना है 10,000। क्या पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है क्रेडिट साइड, कोई और रिजर्व है, आंसर इज नो। पी एंड एल अकाउंट है, नो। क्या ओल्ड गुडविल है, नो। हाँ पी एंड एल अकाउंट डेबिट में गिवन है, अगर पी एंड एल अकाउंट डेबिट में गिवन होता है, याद है बच्चों, ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, तो ये कैपिटल में डेबिट में जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग लाइक दिस, ठीक है जी। कैश अकाउंट गिवन है तो बैंक से नहीं होगा, कैश से होगा यूज, इस तरह से होगा। बैलेंस शीट नहीं बनानी तो कोई यूज ही नहीं है। यहाँ पर भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। क्यों रिटायर हो रहा है, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई 7,000 से, तो 7,000 का आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएंगे, असेट्स का बढ़ना डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन बनाना है 5%, चेक करिए क्या बेड डेट्स गिवन है, इस क्वेश्चन में बेड डेट्स गिवन नहीं है और ना ही पुराना प्रोविजन गिवन है, सिंपल 8,000 का 5%, 8,000 का 5% ऐसे निकलता है ऐसे। कई बच्चे वही लगे रहते हैं मल्टीप्लाई, हाथ कांप रहे, हे 5%, अरे भाई आईक्यू लेवल बढ़ाओ, 10% तो ऐसे निकलता है। 8,000 का 10%, एक जीरो हटा दो, 8,000 का 10% मतलब 800 रुपये, और 5% मतलब 800 का आधा, 800 का आधा, कितना हो गया बच्चों 400 रुपीज। तो 400 रुपीज आपको करना है, तो 400 रुपीज आपका क्या आ गया, वो नया प्रोविजन आ गया। फर्म की गुडविल 18,000 है, ठीक है जी, एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग ए राइट ऑफ गुडविल। अब ये कॉन्सेप्ट नया है कि गुडविल को पहले रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है, तो जो वो एडजस्टमेंट एंट्री बताई थी ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, उसी का एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि पहले गुडविल को रेज करो और फिर राइट ऑफ करो। तो रेज प्लस राइट ऑफ अगर मैं लिखूं, रेज प्लस राइट ऑफ इक्वल टू एडजस्टेड, मतलब पहले रेज करो ओल्ड पार्टनर्स में, राइट ऑफ करो न्यू पार्टनर्स में इन न्यू पीएसआर, रेज अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, राइट ऑफ अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। इन दोनों एंट्री को अगर कंपाउंड कर दोगे
तो एंट्री वही बन जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है रेज एंड राइट ऑफ, तो यहाँ पर वो लिखा है, तो फिर आपको दोनों एंट्री करनी पड़ेगी रेज एंड राइट ऑफ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री दिखानी पड़ेगी। फिर इसमें लिखा है कि 2800 हमने गुडविल क्यू को इमीडिएटली पे कर दिया, और बैलेंस जो है बाकी उसका कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया लाइक दिस। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जो उनकी कैपिटल आएगी, कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना, दोनों का टोटल करना, उसको जो है क्या करना, इक्वल कैपिटल बैलेंस, तो जो आएगा डिवाइड कर देना हाफ हाफ, डिफरेंस आ जाएगा, जो एक का करंट अकाउंट डेबिट में आएगा, एक का करंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा, जितने से एक डेबिट हो रहा है उतने से दूसरा क्रेडिट होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखिए जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया गुडविल, प्रोविजन आ गया आपका 400 रुपये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गए, ये ओपनिंग बैलेंस आ गए आपके, ये रिवैल्यूएशन आ गया, गुडविल आ गई। देखो ये 1900 रुपये से डेबिट हो रहा है और ये 1900 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, मतलब इसका शॉर्ट है, ये लेकर आ रहा है, और इसका ज़्यादा है, ये एक्सेस है। तो इनके करंट अकाउंट में डाल दिया, क्यों रिटायर हो रहा है उसका लोन में आ गया, क्योंकि 2800 उसको हमने कैश पे कर दिया, 2800 रुपये क्यू को हमने कैश पे कर दिया। ठीक है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वाला है, जो हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसए में राइट ऑफ कर दिया, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, नॉट पुरानी गुडविल, सॉरी, दिस इज नॉट आउट गुडविल, ओल्ड गुडविल तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। जो प्रेजेंट गुडविल है उसका हमें क्या करना था, रेज एंड राइट ऑफ। तो पहले देखो हमने प्रेजेंट गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करा है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, फिर प्रेजेंट गुडविल को राइट ऑफ करा है हमने न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। तो पहले रेज किया है, बाद में राइट ऑफ किया है, रेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। अगर दोनों का कंपाउंड कर दूंगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा। फिर जो बैलेंस आया उसका लोन अकाउंट में डाल दिया, और जो बाकी बैलेंस है दोनों पार्टनर का बैलेंस सीडी आ गया। तो दिस इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये उनसे भी इजी है। क्रिश, वृष एंड पीटर तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशियो क्या है, 3:2:1। वृष रिटायर हो रहा है ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट दी हुई है, ये सारी चीजें इसकी कैपिटल अकाउंट वगैरह दी हुई है, पुरानी बैलेंस शीट में चेक कर लो। जनरल रिजर्व गिवन है, बांटना पड़ेगा, प्रोविजन गिवन है, बैंक अकाउंट गिवन है, कैश की जगह बैंक से ट्रीटमेंट आ जाएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ कोई रिजर्व वगैरह। क्वेश्चन आसान है, अपने आप करिएगा, केवल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। पर प्रीमिसेस जो है अप्रिशिएट हो रही है 20% से, असेट्स बढ़ रहा है, स्टॉक डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, नया प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डेटफुल लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 से बढ़ रहे, फर्नीचर ब्रॉट अप टू 45,000, नई वैल्यू जो है फर्नीचर की 45,000 आ रही है, ओल्ड वैल्यू से कंपेयर कर लेना, बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, घटती है तो लॉस हो रहा है। प्रेजेंट गुडविल है, कुछ नहीं दिया हुआ तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो 26,000 है उसके कैपिटल को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, बैलेंस हाथ के हाथ पेमेंट कर देंगे। और यदि बैंक में पैसा नहीं है तो बैंक का ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपके कितना पैसा है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैंक अकाउंट में हार्डली 7600 है, यदि उसको ज़्यादा पे करना पड़ गया तो बाकी उसका बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का एक डिफरेंस है, यही इसकी एक यूनिकनेस है, कि जो बैंक अकाउंट था वो देखो नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि पेमेंट उसको बैंक से कितनी हो गई है, 28,000, जबकि बैंक में हमारे कितने थे, 7600। तो 28,000 में से 7600 अगर आप माइनस कर दोगे, कितना आएगा 7600 माइनस करके बच्चों, 20,400। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जिसे इन्होंने बैंक लोन भी लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप लिख सकते थे। तो दिस इज अ वे। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, यू कैन डू द प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन, आप कहोगे तो बाद में इसका पीडीएफ भी आपसे शेयर कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये इसकी एडजस्टमेंट्स है। तो बच्चों ये तो हो गया रिटायरमेंट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दिस इज व्हाट, डेथ ऑफ द पार्टनर। देखो बच्चों, डेथ और रिटायरमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेथ और रिटायरमेंट लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेन फर्क क्या है डेथ और रिटायरमेंट में, कि रिटायरमेंट में सारा पैसा लोन में ट्रांसफर होता है या उसको पे हो जाता है। ऑप्शंस है कि मे बी रिटायरिंग पार्टनर विल बी पेड ऑफ, मे बी रिटायरिंग पार्टनर टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, पार्टली ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और मे बी द फर्म इज एक्सेप्टिंग बिल्स पेबल फॉर 2-3 मंथ्स। तो ये आपकी बुक्स में क्वेश्चन भी गिवन है। डेथ के केस में उसको ना तो पेमेंट हो सकती है, ना उसका लोन में ट्रांसफर हो सकता है, ना बीपी एक्सेप्ट हो सकता है। मरे हुए पार्टनर का कुछ नहीं हो सकता, केवल इतना हो सकता है कि जो पैसा हो लो भाभी जी, बड़ा दुख हुआ भाई साहब के जाने का, हमें बहुत खेद है, भाई साहब बहुत अच्छे आदमी थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बोलते हैं ना ऐसे। तो भाभी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, जो पैसा आएगा सारा भाभी जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, लीगल हेयर अकाउंट।
दैट इज नथिंग बट डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ में एक डायनामिज्म क्या है बच्चों, कि डेथ में पार्टनर कभी भी मर सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान हो सकती है पर डेथ कभी जनरली प्लान नहीं होती। तो डेथ में पार्टनर कैन डाई एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो दैट वी ऑल्सो नीड टू लुक आफ्टर। तो इसी बेसिस पे देखते हैं डेथ के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेथ के, तो टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे। जो क्वेश्चन सेम है, सिमिलर टाइप है, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई विल आस्क यू कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राम, सुमन एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, रेशियो है 5:3:2 बच्चों, 5:3:2 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अब आपको पता है जब एक पार्टनर साल के बीच में मरता है तो दो मेथड थे, एक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड और एक टर्नओवर मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग है, टर्नओवर मेथड कंपेरेटिवली इजी है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर का है, पहले भी सैंपल पेपर में आया हुआ है, पर मजे की बात इससे मिलता जुलता थोड़ा इसे ईज होके क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है। पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी मे एक्सपेक्ट इवन एवरी एक्सपीरियंस टीचर विल आस्क हिज स्टूडेंट कि बच्चों ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन हो सकता है एज इट इज आ जाए या मिलता जुलता आ जाए, तो प्लीज ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन में कम इन योर एग्जाम, हैंडल विथ केयर। वी आर बेटिंग ऑन दिस क्वेश्चन, इट मस्ट कम इन योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी, और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी मेथड पे नहीं है, टर्नओवर मेथड पे देखते हैं, लेट्स सी वी डिस्कस। द शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड टर्नओवर। जब भी टर्नओवर की बात आती है तो सेल्स वाला मेथड होता है, टर्नओवर इज नथिंग बट सेल ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। सोहन एक्सपायर हुआ है 31 दिसंबर को, टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 18 लाख, देयर प्रॉफिट एंड टर्नओवर फॉर देयर 21 22 4 लाख एंड 20,000। पिछले साल का टर्नओवर प्रॉफिट कितना है, 4,20,000। ये आसान क्वेश्चन है, इसी का मैं आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो लास्ट ईयर का सेल कितना है, 20 लाख, और लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट कितना है, थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 4 लाख डिवाइड बाई 20 लाख। तो बच्चों लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितनी आ गई, 20%। आप चाहो तो पहले 20% निकाल के कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे डायरेक्ट, इफ यू रिमेंबर कि भाई करंट ईयर में आपकी टर्नओवर कितनी है, 18 लाख, परसेंटेज और प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट 4 लाख डिवाइड बाई 20 लाख। ये फार्मूला होता है आपका, करंट ईयर सेल टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। कौन मरा है बच्चों, सोहन भाई एक्सपायर हुए, उनका शेयर है 3/10। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे 18 लाख का 20%, 4 लाख बाई 20 दैट इज 20%, कितना आता है 3,60,000। 3,60,000 को 10 से डिवाइड करोगे 36,000, 36,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है बच्चों, 1,08,000। अब कई बच्चे कहते हैं सर आप वर्बली कैसे कर रहे हो, बड़ा ईजी है भाई, 36,000 इंटू 3 कुछ भी नहीं है, अकाउंट ट्रिक्स लगाते हैं, अकाउंट ट्रिक्स। 36,000 इंटू 3, 30 इंटू 3 6 इंटू 3, 30 इंटू 3 90, 6 इंटू 3 18, 90,000 प्लस 18,000 कितना हो गया, 1,08,000, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर ए कंटिन्यूइंग पार्टनर हु इज विच इज नोन एज व्हाट। रिटायरमेंट हो या डेथ हो, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। क्या इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, आंसर इज नो। वाइंडिंग अप बिजनेस बोलेंगे, नो। नन ऑफ दी अबव तो सीबीएसई अवॉइड ही करेगी। सीबीएसई ने इस चीज पे रेजोल्यूशन भी पास किया है कि ऐसे ऑप्शन जहाँ नन ऑफ दी अबव होती है नहीं आने चाहिए, पर ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दी अबव गिवन है। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चांसेस विल बी वेरी नैरो दिस ईयर ऑनवर्ड्स कि नन ऑफ दी अबव आपको कोई चॉइस मिलेगी। पर भारत देश है, डायनामिक्स होते रहते हैं, तो बुरा मत मानना। जो हुआ है वो बता रहा हूँ, जो सीबीएसई ने रेजोल्यूशन पास करा है वो बता रहा हूँ, पर हो सकता है कि फिर भी नन ऑफ दी अबव आ जाए, बट एवर। ठीक है जी, समझदार हो आप। तो फिलहाल इसका आंसर जो आएगा बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन ए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि फर्म ना तो डिसॉल्व हो रही है और ना ही फर्म वाइंडिंग अप हो रही है, और नन ऑफ दी अबव लीस्ट को ऑप्शन है, लीस्ट और रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑप्शन होता है, कभी भी ध्यान में मत लाना। नन ऑफ दी अबव बिल्कुल लास्ट होता है, और ऑल ऑफ दी अबव सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है। तो माइंड थॉट प्रोसेस में एलिमिनेशन राउंड लगाओ, ऑल ऑफ दी अबव सेकंड लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव लास्ट ऑप्शन। जब दिमाग काम ही नहीं कर रहा तब नन ऑफ दी अबव आएगा, अदरवाइज तो कोई और अदर ऑप्शन में से आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है बच्चों, ए। उसके बाद आते हैं बच्चों 13th क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर है, सी एक्सपायर हो रहा है 18 दिसंबर। बच्चे तो थोड़ा सा पेनिक हो जाते हैं कि सी एक्सपायर हो रहा है, कब एक्सपायर हो रहा है, 18 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, 2022 18 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है।
बीच में एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है जी। फिलहाल ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बट अगर 18 दिसंबर को भी एक्सपायर हो रहा है, टेंशन मत लेना। अगर ऐसी किसी डेट को एक्सपायर हो रहा है, रैंडम डेट 13 को, 18 को, 17 को, 19 को, तो 99% की प्रोबेबिलिटी है टर्नओवर मेथड आएगा। और टर्नओवर मेथड में पार्टनर कभी भी मर जाए, डेट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें उस दिन तक की सेल ऑटोमेटिकली गिवन होती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन भी आएगा उससे मिलता जुलता, वी विल डिस्कस लेटर। तो सी एक्सपायर हो रहा है 18 दिसंबर को। एज पर द एग्रीमेंट सर्वाइवर पार्टनर्स ABC ने अकाउंटेंट को बोला है प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर 2022। अकॉर्डिंगली उसका जो शेयर आ रहा है 12 लाख रुपए आ रहा है। उसका प्रॉफिट हम किस शेयर किस अकाउंट से देंगे आपको पता है, क्योंकि साल के बीच में मरा है। नीदर वी कैन प्रिपेयर P&L अकाउंट, नोर वी कैन प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नन ऑफ दी अबव तो लीस्ट ऑप्शन है। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी नैरो, ठीक है। इसकी जगह हो सकता है रिवोल्यूशन अकाउंट लिखा आ जाए, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहीं से लिया है। तो आपको बता रहा हूँ कि इस साल एक मीटिंग में ये पास हुआ है कि भाई नन ऑफ दी अबव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा आई डोंट नो, जो बात बताई गई है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल ए ऑप्शन में क्या बोला गया बच्चों, P&L सस्पेंस अकाउंट। तो यदि पार्टनर साल के बीच में मर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर आएगा टिल द डेट ऑफ डेथ P&L सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा। बट इसमें भी एक लेकुना है कि अगर रेशियो चेंज हो रही है तो P&L सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन होगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी में पास द एंट्री गेनिंग टू sacrificing, that is continuing partners capital account debit to deceased partners capital account. But here nothing is mentioned, simple situation. We will assume P&L suspense account will be debited to retiring to deceased partners capital account. The final answer is P&L suspense account. Now the question number 14. 3 पार्टनर है HPS और उनके बीच की रेशियो है 4:3:3। 1 अगस्त को 2022 को P डाइड है, उसका 20% शेयर किसने ले लिया, H ने। रिमेनिंग ले लिया S ने। रिटायरमेंट में ऐसा इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था आज की क्लास में, तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। 20% H ने ले लिया, रिमेनिंग बोले तो 80%। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। वैसे ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, पेपर सेटर चाहे तो ये 3 नंबर में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आसान है। मैंने आपको टेक्निक क्या बताई थी 1 मार्क की, कि अगर लॉजिकली अगर MCQs में आ जाए तो ऐसे निकल जाएगा। एक पकड़ लो, 20% H ने लिया तो 20% निकाल के H में ऐड कर दो, उसका न्यू आ जाएगा, और 1 में से माइनस कर दोगे तो जो बच गया कौन बचा, S, उसका आ जाएगा। लेट्स सी रेशियो HPS कितनी है 4:3:3। एच का गेनिंग शेयर कितना आ गया, एच का गेनिंग शेयर है 3/10 इंटू 20/100, क्योंकि एक्स ने पी के शेयर का 20% ले लिया, दैट इज 3/50। फिर एच का न्यू शेयर आ गया, एच का ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। देखो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। इसके हाफ मार्क्स दे रही है CBSE, कह रही ये नहीं लिखा। अब देखो आप ये लिख दो और ये ना लिखो तो आपके साथ जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर है सब लिख के आना, चाहे 1 मार्क का है चाहे 3 मार्क्स का है, पता नहीं CBSE किसका हाफ मार्क दे दे किसको ना दे। इसी तरह एक्स का गेन कितना आया 3/10 का 80%, तो एक्स का न्यू शेयर आ गया, और न्यू PSR क्या आ गई 21 3/27। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन होता और MCQs बेस्ड होता तो खाली एच का निकाल लेते 27/50, और 50 में सॉरी 23/50, और 23/50 50 में से 23 माइनस कर दो कितना आ गया, 50 में से अगर 23 माइनस कर दोगे तो बच्चों 27 आ गया। इसका मतलब एस का 27 आ गया और आपकी न्यू रेशियो क्या आ गई 23/27। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 15, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लीड टू। अगर रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, एडमिशन हो रहा है, चेंज इन PSR, चारों में से कोई भी आ जाए, सेम क्वेश्चन है। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो फर्म के लिए लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा, और नन ऑफ दी अबव तो मैंने कहा कि यूज ही नहीं होगा, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर CBSE यूज करती आ रही है अभी तक, ठीक है जी। हालांकि ये प्रिंसिपल बहुत पुराना है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन सेट करने ही नहीं है जनरल ऑफ दी अबव, और फिर भी आ जाते हैं बोर्ड में। जब पेपर सेटर्स को कोई चॉइस समझ नहीं आती तो वो डाल देते हैं। तो बुरा मत मानना, कहावत है ना होली है, तो बुरा मत मानना, यहाँ पर भी थोड़ा सा मामला खाली है, तो जब खाली है तो वो डाल देते हैं नन ऑफ दी अबव। तो प्लीज डोंट माइंड, इसको तो आप बाद में सोचना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। पहले इन तीनों में सोचो कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने का मतलब क्रिएट करना, क्रिएट करने का मतलब क्रेडिट। लाइबिलिटी क्रेडिट होगी तो रिवोल्यूशन डेबिट होगा, फर्म को लॉस हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लॉस टू द पार्टनर। चलिए बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे आ गए अब हम। वी हैव डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट, ठीक है जी। अब 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। पी क्या हुआ, 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1, आपका रेशियो 2:1 है।
फर्म क्लोज कर रही है अपनी बुक्स 31 मार्च को, 30 जून को मर रहा है। मैंने बताया ईयर एंड 31 मार्च, मर कब रहा है? 30 जून 2022। 31 मार्च से 30 जून, कितना टाइम होता है दोनों के बीच में? 3 महीने का। तो 3 महीने का उसको देना पड़ेगा हिसाब किताब, जो भी 3 महीने का आईओसी देना पड़ेगा, सैलरी कमीशन भी देनी पड़ सकती है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ भी देना पड़ेगा, जो जो दिया सब देना पड़ेगा। ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो लेना भी पड़ेगा। देखते जी क्या क्या देना है, क्या क्या लेना है। उसका कैपिटल आ रहा है 6,50,000। उसने 60,000 विड्रॉ करे 15 मई को, तो 15 मई से लेकर 30 जून तक आईओडी भी निकलेगा। ठीक है जी, 15 मई से 30 जून तक 1.5 महीना होता है। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकलेगा। आई उसकी 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम है, तो मंथ बेसिस पे कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट का शेयर कितना है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर्स विच वाज 25%। ठीक है जी, पिछले साल के बेसिस पे आपको परसेंटेज गिवन है। नहीं दी होती तो पिछले साल की सेल गिवन होती, पिछले साल का प्रॉफिट गिवन होता, निकालना पड़ता। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली गिवन कर दिया क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी को एक्सटेंड कर देते तो ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता। तो इस साल की सेल कितनी है टिल द डेट ऑफ डेथ? 6 लाख। अब देखो 30 जून को मरा है, 30 जून तक की आपको सेल गिवन है। 30 जून की जगह 3 जून को मरता तो क्या फर्क पड़ता? तो लफड़ा है ही नहीं डेज का। अगर टर्नओवर मेथड हो, कभी भी मर जाए, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई साहब, कभी भी राम जी को प्यारे हो सकते हैं। वी विल नॉट माइंड। हमारे लिए भाई साहब अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी थे। ठीक है जी, तो पार्टनर में डाई एनी डे, वी आर नॉट बॉदर्ड इफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर मेथड। प्लीज रिमेंबर। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, सीबीएसई नोज बच्चों की नर्व्स कब अफेक्ट होगी, तो वो डे दे देंगे कोई भी, 12 को मरा, 13 को मरा, 18 को मरा, 19 को मरा, 20 को मरा। अगर टर्नओवर मेथड है, फील फ्री भाई साहब, जब मर रहे मरने देना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। उसमें डेज काउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन बच्चों ये बना हुआ है। कैपिटल आया है, आईओसी आया है 3 महीने का, 3 महीने का प्रॉफिट निकाला टर्नओवर मेथड से। ड्राइंग आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है 1.5 महीने का, क्योंकि 15 मई को निकाला था। और जो बैलेंस आया उसके एग्जीक्यूटर में आ गया, क्योंकि मरे हुए पार्टनर को हम पेमेंट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। सारा पैसा हम किसको ट्रांसफर करेंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। तो 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे है। तो कितना हो गया? 1.5 हाफ 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 मार्क दोनों तरफ हो गया। तो टोटल आपके कितने हो गए? 3 मार्क्स हो गए। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। निर्मला, दिविशा एंड सारा 3 पार्टनर है। निर्मला, दिविशा एंड सारा आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1, सॉरी 3:3। Books were closed on 31st March every year. Sarah died on 1st February 2022. As per the partnership deed, Sarah's executor entitled or her share profit till the date of death on the basis of sales turnover. ये भी क्वेश्चन बच्चों हॉट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना। ये टर्नओवर वाला एक वो क्वेश्चन था आसान, ये उसका डिफिकल्ट है। एक्चुअली मैं इसके ऊपर बेट कर रहा हूँ, मेरा इसके ऊपर है गैस वर्क कि भैया ये क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आना चाहिए। तो मैं इस पे बेट लगाने को तैयार हूँ। बेट इन द सेंस कोई शर्त नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगाता शर्त। बेटिंग मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, एज इट इज आ सकता है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होके एज इट इज आ सकता है। हैंडल विथ केयर। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना, आसान है, लेटेस्ट सैंपल पेपर में भी है और 1-2 साल पुराने सैंपल पेपर में भी है। एक बार बोर्ड में आ चुका है, इससे थोड़ा ईज हो गया। निर्मला, दिविशा सारा पार्टनर है, रेशियो है 3:4। फर्म बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को। कब मर रही है सारा? 1 फेब को। ठीक है जी। एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा के एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट दिया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सेल आ रही है 31 मार्च 21, 10 लाख रुपए। ठीक है जी, 10 लैक्स प्रॉफिट ऑफ द सेम 1,20,000 पिछले साल का दिया हुआ है। सेल शो अ पॉजिटिव ट्रेंड, मतलब पिछले साल की सेल, करंट ईयर की सेल गिवन नहीं है। तो ये मिक्स एंड मैच है, हाइब्रिड क्वेश्चन है, टर्नओवर मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का। सेल कितनी है? 10 लाख। 10 लाख में आपकी सेल कितनी बढ़ रही है? पॉजिटिव ट्रेंड है बच्चों, 20% का इंक्रीमेंट है। 10 लाख का 20% नहीं कर सकते आप, 2 लाख आता है। तो सेल 10 लाख के बढ़कर कितनी हो गई? 12 लाख। पर 12 लाख तो पूरे साल की है बच्चों। पार्टनर कब एक्सपायर हुआ है? 1 फरवरी। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो 10 महीने बाद पार्टनर मर रहे हैं। तो 10 लाख का 20% निकाल के 10 लाख में ऐड करोगे। 10 लाख योर ओल्ड सेल, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, कितना आ गया? 12 लाख। 12 लाख। फिर उसको 10 महीने में कन्वर्ट करोगे तो वो 10 लाख ही आ जाएगा। तो पेपर सेटर मजे ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा।
ठीक है जी। कई बच्चे तुक्के से 10 लाख का निकाले जाते हैं और कहते हैं देखो आंसर ठीक हो गया, वो ऐसे आंसर ठीक हो रहा है या गैस वर्क लग रहा है। ठीक है जी। और प्रॉफिट कितना है आपका 1,20,000, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है 2% से, तो प्रॉफिट 1,20,000 का 2% निकालो, वर्बली भी निकाल सकते हो। 1,20,000 का 1% मतलब 2 जीरो हटा दिए 1,200 रुपये, 2% मतलब 2,400 रुपये 2,400। तो 1,20,000 का 2,400 माइनस कर दो, 1,20,000 माइनस 2,400 हाउ मच, 1,17,600। यह आपका आपका आ गया प्रॉफिट। इस बेसिस पे देखो हमने कैलकुलेट करा है। पहले हमने सेल निकाली 10 लाख का 20% करके 12 लाख आ गया। फिर सेल 12 लाख का 10 महीने का निकाला 10 लाख आ गया, जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज 2% से घट रहा है। पिछले साल 10% का था प्रॉफिट, जस्ट ए मिनट। पिछले साल जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी था कितना था, देखिए पिछले साल आपका प्रॉफिट हुआ था 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000, 10 लाख का 1,20,000। आपको ऐसे करना था 10 लाख का 1,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। देखो कि बच्चों ये 12% आ गया, तो वो ऐसे करना है 2%, वैसे नहीं करना था। तो 12 लाख 1,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 12%। 2% से आपकी एक्सपेक्टेशन है आपका प्रॉफिट घट रहा है, तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई 10% आ गई। तो प्रॉफिट जो है फिर आपको 10% निकालना पड़ेगा 10 लाख का, हाउ मच 1 लाख। फिर उसका शेयर निकालना पड़ेगा 3/10 करके 30,000। और 30,000 हम किस अकाउंट से दे देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत बच्चों से गलती होती है, तो हैंडल विथ केयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 10% निकालना पड़ेगा, सीधा 2% माइनस नहीं करना हुआ 2,400। मैंने क्वेश्चन को जल्दबाजी में आपको नहीं बताया था। तो बट द first of all what you need to do, you need to calculate last year profit percentage first, 1,20,000 divided by 10 lakh, that is 12%, deduct 2%, remaining कितना आ गया 10%। 10% किसका, करंट ईयर का टर्नओवर, करंट ईयर टर्नओवर 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख इंटू में 3/10, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हरिहर, हेमंत एंड हैरित वर पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी फिक्स कैपिटल गिवन है। जब फिक्स कैपिटल होती है तो बच्चों पता होना चाहिए एडजस्टमेंट किससे होती है, करंट अकाउंट से होती है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। उनकी कैपिटल है 3 लाख 2 लाख 1 लाख, तो कैपिटल की रेशियो क्या हो गई 3:2:1। कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, इक्वली बांट आते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वेयर एज द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स अकाउंट ऑन 31st March एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, Harith representative would be entitled to get share in the interim profit of the firm on the basis of sale. सेल गिवन है, लास्ट ईयर्स की सेल कितनी है 8 लाख एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। सेल फ्रॉम द सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट ईयर की सेल 8 लाख है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2,40,000 है। करंट ईयर की जो सेल है 17 मार्च, देखो ये वही क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर साल के बीच में मर रहा है, 17 मई को मर रहा है। डेट सुन के बच्चे हाइपर हो जाते हैं, 17 मई कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो करंट ईयर की जो सेल है वो आपकी कितनी है 1,50,000 रुपए, तो 1,50,000 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए 2,40,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इंटू करंट ईयर की सेल इंटू में 1/6, इंटू 1/6, तो कितना आ गया 7,500, 7,500 आ गया। तो 7,500 को आपको एंट्री पास करनी है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हेरिथ करंट अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हेरिथ करंट अकाउंट। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, पर्सनली मैं आपको अटेंड कर दूंगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग सेल्फ ट्राई कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, रिटायरमेंट की तरह है। बस इसमें क्या फ़र्क है आपका, क्योंकि ये डेथ है, डेथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। 3 चीज़ें बनानी है, रिवोल्यूशन अकाउंट, सीमास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सीमा इज अ डिसीज पार्टनर, सीमास एग्जीक्यूटर अकाउंट, गुडविल वगैरह दे रखी है, पेटेंट वगैरह दे रखा है, पेटेंट इतना है, मशीन इतना है, बिल्डिंग इतना है, प्रॉफिट बस बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट इन द प्रीवियस ईयर। आपको अज्यूम करना है जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड यूज हो रहा है, ये टर्नओवर मेथड वाला क्वेश्चन नहीं है। जो पिछले साल का प्रॉफिट है वही प्रॉफिट आपको किसका अज्यूम करना है, करंट ईयर का।
ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो आप इक्वल मान लोगे, और न्यू रेशियो क्या हो गई 5:3:2। उसके बाद आपको रिजर्व दे रखा है, याद रखना है, एडजस्टमेंट दे रखी है, यू कैन डू दैट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%, क्योंकि पार्टनर साल के बीच में मर रहा है, 1 अक्टूबर को मर रहा है, ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च। 31 अक्टूबर है तो अलग मीनिंग है, 1 अक्टूबर है तो अलग मीनिंग है। 31 अक्टूबर है तो मंथ चेंज हो जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इफ पार्टनर डाइड ऑन 31 अक्टूबर। पर अगर इफ पार्टनर डाइड ऑन 1 अक्टूबर और 30 सितंबर, सेम थिंग, मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द ईयर, तो 6 महीने का आपको आईयूसी निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। पेटेंट बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ रही है, यहाँ पर आ गया बच्चों। उसके बाद मशीन घट रही है, प्रॉफिट आ गया, पार्टनर्स में बढ़ गया, उसके अकाउंट में उसका शेयर आ जाएगा, बैलेंस रिजर्व का शेयर, आपको पता ही है रिटायरिंग डिसीज पार्टनर को क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व, ये गुडविल की एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट का शेयर है टिल द डेट ऑफ डेथ 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, 30,000 का 10% 3,000, 30,000 का 10% 3,000, और 3,000 का कितना 6 मंथ्स का 1,500। ये पैसा उसके एग्जीक्यूटर में आ गया। क्वेश्चन आसान है, बस लेंथी है, चीजें बनानी है। उसके एग्जीक्यूटर में ये ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद उसको हमने एग्जीक्यूटर को 15,500 पेमेंट करा हुआ है, कहा दिया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको, नीचे लिखा है 15,500 वाज पेड टू अर एग्जीक्यूटर। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने डिसीज पार्टनर को पे कर दिया, हमने डिसीज पार्टनर को पे कर दिया, अगर ये भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं हुआ तो ना, मरे हुए को कभी पेमेंट नहीं हो सकता, तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। अगर लिखा हुआ है मान लो सीमा वाज पेड, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ। See, it is simple that we are going to pay to his executor. Rather, we are given the deceased was paid, but deceased can never be paid off. So we need to interpret his or her executor is to be paid off like that. And this is a way of this question. And the last question of today's class, bachcho. In this question, this is question number 20. Similar kind of question is there. Just a minute. ABC were partners sharing profit losses 5:3:2. ए मर गया, कब मरा 30 जून, साल के वो महीने के एंड में मर रहा है 30 जून 29। ठीक है जी। एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाज पास्ड एज फॉलोज। अब गुडविल की एंट्री गिवन है, रिवर्स क्वेश्चन है बच्चों ये। गुडविल की एंट्री क्यों गिवन है, देखो ये हॉट्स क्वेश्चन है बच्चों, इससे हमें गेनिंग रेशियो पता लगेगी। गेनिंग रेशियो आ रही है 1,80,000 और 1,20,000 3:2, ये गेनिंग रेशियो है बच्चों, 1,80,000 और 1,20,000, दिस इज व्हाट हॉट्स क्वेश्चन। तो उल्टा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुडविल की एंट्री दे रखी है, गुडविल करनी होती है पर हमें दे रखी है। एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एज 1,20,000 बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। फाइनल पेमेंट ड्यूज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड 1,40,000, out of which 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture। Balance was to be paid in 3 equal installments। 3 equal installment में पे करना है, starting from 30th June 2020 together with interest rate as specified in section 37। एक इंटरप्रिटेशन है लॉ का, आपको पता है इंटरेस्ट रेट अगर मेंशन नहीं होता तो कितना लेते हैं हम, 6% पर एनम। तो पास नेसेसरी जो है आपको एंट्री करनी है प्रॉफिट की, और साथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है टिल द डेट ऑफ फाइनल सेटलमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, रिसेंटली इट हैज कम इन द बोर्ड एग्जाम और इट में कम अगेन, तो प्लीज इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने P&L सस्पेंस की एंट्री करी है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट निकाल के जो टिल द डेट आ रहा है 1,20,000, उसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों 8,40,000 आ रहा था, क्वेश्चन में गिवन था कि उसका कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना आ रहा है 8,40,000, जिसमें से हमने इमीडिएटली कितना पे कर दिया, फर्नीचर दे दिया उसको 2,40,000 का, बैलेंस 8,40,000 में से 2,40,000 माइनस करोगे। बट क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है 30 जून अकॉर्डिंगली, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, अकाउंट्स बनते हैं एक्रूअल बेसिस पे, अकाउंट्स बनते हैं एक्रूअल बेसिस पे, ईयर खत्म होगा 31 मार्च, पर इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा देने का 30 जून, तो 9 मंथ 3 मंथ थ्योरी चलेगी। 30 जून से लेकर 31 मार्च का इंटरेस्ट एक्रूड होगा बट ड्यू नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट है 30 जून एवरी ईयर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये बच्चों 8,40,000 में से 2,40,000 माइनस कर दो, कितना बचा 6,00,000। 6,00,000 का 6% इंटरेस्ट 9 मंथ्स का निकालना है। 9 मंथ्स का क्यों निकालना है, क्योंकि 30 जून से लेकर 31 मार्च, और 6% कैसे आया, क्योंकि डीट साइलेंट है तो 6% लिया है। तो ये कितना आ गया 36,000 का 9 मंथ्स का,
डिवाइड बाय 12, 3/4 कर दो, कितना आ गया? 27,000 आ गया। तो 27,000 प्लस 6 लाख कितना आ गया? 6,27,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो बैलेंस शीट ये 6,27,000। याद रखना, यहाँ मिस्टेक मत करना, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना 6 लाख प्लस 27,000, क्योंकि बच्चे फिर इसी का 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट 6 लाख का है, 27 तो इंटरेस्ट का है, तो 6 लाख का अब फिर 3 महीने का निकालना पड़ेगा। 6 पूरे साल का 36 आया था, 9 महीने का 9 मंथ्स का 27 आया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 3 महीने का कितना आएगा? 9,000 आएगा। 9 ये हो गया, 27 इंटरेस्ट पिछले साल का, 9 इस साल का, 30 जून तक का इंटरेस्ट कितना हो गया? दिस इज व्हाट 36,000। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 6 लाख का 1/3 कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 36 ब्रेकअप, 27 9 मंथ्स प्रीवियस ईयर, 9,000 करंट ईयर, तो आपने 2,36,000 पे कर दिया, बैलेंस रह गया 4 लाख। अब 4 लाख का आप 9 मंथ्स का निकालोगे, 4 लाख का 9 मंथ्स का आएगा 18,000। इन द सिमिलर मैनर बैलेंस आ जाएगा 4,18,000। निकाल के दिखा देता हूँ अगर आपको कंफर्ट नहीं आ रहा। 4 लाख, 6%, 9 months. Why 4 lakh? Why not 6 lakhs? Because 2 lakh you have already paid on 30th June 2021. Beyond that, remaining balance of the loan become 4 lakh. तो 4 lakh का 6% 9 months का how much? 18,000, और आपका बैलेंस आ गया 4,18,000। इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। फिर आपको 3 महीने का निकालना पड़ेगा। 9 महीने का 18,000 है, तो 3 महीने का वर्बली आ जाएगा 6,000। फिर ड्यू डेट आ जाएगी 30th जून, तो 2 लाख प्लस 24,000, 18 प्लस 6, 2 लाख इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। 18,000 9 months interest lying of the previous year, 6,000 3 months interest till 30th June. How much you are going to pay? 2 lakh 24. Remaining balance बचा 2 lakh। अब 2 lakh का 9 months का इंटरेस्ट निकलेगा 9,000। 2 lakh का 9% निकाल लो, कितना होता है? सॉरी, 2 lakh का 6%, 2 lakh का 6% 12,000, 9 months का 9,000। ठीक है, तो 2,09,000 आ गया। इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। फिर अगले 3 महीने का टिल 30th जून, वो 9,000 ऊपर 3,000 नीचे 12,000 आ गया। बैलेंस पे कर दिया 2 लाख 12,000, और आपका लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट सेटल हो गया। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री, वी आर देयर टू हेल्प यू, एंड सर्टेनली विल डू आवर बेस्ट टू हेल्प यू। जितना हमसे हो सकता है उससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। एंड डू फील फ्री विदाउट एनी हेजिटेशन। जो भी आपकी क्वेरीज हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। सर्टेनली वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट।